अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ लर्निंग प्लेटफॉर्म। आज हम एक्सरसाइज 2.6 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.5 तक अपना जो काम है वो कंप्लीट कर लिया था और इस चैप्टर की ये लास्ट एक्सरसाइज है। फिर इसके बाद एक एक्सरसाइज यानी मिसलीनियस एक्सरसाइज रह जाएगी जिसमें हम इस पूरे चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट्स पढ़े होंगे उनको रिवाइज करेंगे। ठीक है, इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको हर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसका टाइम कोड मिल जाएगा, तो आप उस टाइम कोड पर जाके आपको जिस भी क्वेश्चन का सोल्यूशन चाहिए होगा उसको देख सकते हैं। इस एक्सरसाइज में सिर्फ एक ही SLO है और वो SLO है सोल्व वर्ड प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी हमने इस एक्सरसाइज में ऐसे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं जिनमें क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होंगी या क्वाड्रेटिक इक्वेशन की हेल्प से हम उनको सॉल्व करेंगे या क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। ठीक है, एक ही SLO है इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। प्रोडक्ट मीन मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझेंगे ये जो कंसेक्यूटिव है इसका क्या मतलब है, फिर उसके बाद पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है, इज 120। अब यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि दो नंबर्स हैं जो कि क्या है, पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स, उन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 120 है। तो हमें सबसे पहले पता होना चाहिए पॉजिटिव कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स क्या है। अब इवन पहले तो आपको कंसेक्यूटिव का मीनिंग पता होना चाहिए। कंसेक्यूटिव, अब कंसेक्यूटिव का मतलब होता है कि लगातार। ठीक है, लगातार आने वाले। ठीक है, उर्दू में बड़ा अजीब सा लिखा गया इसलिए इसको मैं रिमूव करता हूँ। ठीक है, लगातार आने वाले, जैसे मिसाल के तौर पर 1 है तो उसके बाद 2 है, फिर 3 है, 4 है, 5 है, तो इन नंबर्स को बोलेंगे कंसेक्यूटिव नंबर्स। लेकिन हमें यहाँ कहा गया है इवन नंबर्स। ठीक है, अब इवन नंबर्स क्या होते हैं, जैसे कि 0, 0 के बाद 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8 और 10, यानी इनमें 2 2 का डिफरेंस होता है और ये कंसेक्यूटिव है। कंसेक्यूटिव का मतलब अगर 0 है तो उससे अगला इवन नंबर 2 है, फिर उससे अगला 4 है, फिर उससे नेक्स्ट वाला 6 है, फिर उससे नेक्स्ट वाला 8 है, फिर उससे नेक्स्ट 10 है। तो इनको हम बोलेंगे, एक तो ये पॉजिटिव है, दूसरा ये इवन है और फिर ये कंसेक्यूटिव भी है। तो बन गए कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। सही हो गया। अब हम यहाँ से ना एक फॉर्मूला जनरेट करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमने इधर 2 और 4 तो न्यूमेरिकल वैल्यूज टाइप तो नहीं लेट करना, हमने अल्फ़ाबेटिक कुछ लेट करना यानी वेरिएबल्स में। तो 0 को ऐसे रहने देते हैं। ठीक है, इस 2 को हम लिख सकते हैं 2 2 ही रहने देते हैं। 4 को लिख सकते हैं 2 + 4। ठीक है, लिख सकते हैं, सॉरी 2 + 2। फिर 6 को लिख सकते हैं 2 + 4, 2 + 4। फिर उसके बाद हम लिख सकते हैं जी 8 को 2 + 6, 10 को लिख सकते हैं 2 + 8। इस तरह से लिख दिया। मैं आपको बता भी देता हूँ, 0 को मैंने 0 लिखा, 2 को भी 2 लिखा, 4 को लिखा 2 + 2, 6 को लिखा 2 + 4, 8 को लिखा 2 + 6 और 10 को लिखा 2 + 8। अब अभी यहाँ पे देखें एक चीज़ सब में कॉमन है, वो है 2 2, यहाँ पे भी 2, इधर भी 2, यहाँ पे भी 2 और यहाँ पे भी 2। अब इस 2 को ना हम लेट कर लेते हैं x, सपोज कर लेते हैं x = 2 है। तो और इस 0 में तो 2 नहीं है, आपके माइंड में आएगा, तो वो ज़रा मैं बाद में बताता हूँ। तो इस 2 की जगह हमने लिख दिया x, ये 2 + 2 है तो पहले वाले 2 की जगह लिख दिया x + 2, फिर उसके बाद यहाँ पे x + 4 और यहाँ पे x + 6 और इस तरह से एक कंटिन्यू। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी मुझे दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स लेट करने हैं तो एक मैं लेट करूँगा x और दूसरा लेट करूँगा x + 2। अब 0 इसमें तो 2 नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं 2 - 2। तो इस 2 की जगह आप लिख दें x, तो ये हो जाएगा x - 2। यानी कि अगर आप इस तरफ जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं तो 2 2 ऐड करते जाएं। जैसे देखिए पहले 2 ऐड हो रहा है, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 6 ऐड हो रहा है, मतलब 2 2 इंक्रीज होता जा रहा है और अगर आप पीछे आएंगे तो 2 2 कम होता जाएगा। तो ये था स्टूडेंट इसका कॉन्सेप्ट। तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं, लेट करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे जी लेट x and x + 2 be the टू कंसेक्यूटिव का मतलब बता दिया, लगातार आने वाले यानी एक के बाद वाला फौरन। लेट x + 2 be the टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स। ठीक है, कि ये दोनों क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। अब ये देखें, ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 120 है। अब हम यहाँ पे जो है ना इसको लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है कि इन दोनों का प्रोडक्ट कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर्स का, एक x है और दूसरा x + 2 है, इज इक्वल टू 120। दोबारा से देख लें, ये देखिए क्वेश्चन में कहा जा रहा है प्रोडक्ट, किसका प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट लिख दिया, ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर, तो वो एक x है और दूसरा x + 2 है, इज मीन इक्वल टू 120। तो इस तरह से हमने यहाँ पे ये लिख दिया सारा कुछ। ठीक है जी, अब ये लिख दिया, इसको आपने करना है सोल्व x² + 2x इज -120 इज इक्वल टू 0। 120 को इधर ले आए। अब यहाँ पे देखिए हमने इसके बनाने हैं फैक्टर्स, तो इसका कोफिशिएंट है 1 और लास्ट वाली टर्म का कोफिशिएंट, लास्ट वाला जो कांस्टेंट है वो है -120। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -120 आएगा। ये मैंने 0 पता नहीं क्यों लिख दिया, इन दोनों का आंसर आएगा -120। अब मुझे दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो -120 आए और उन्हीं दोनों नंबर को मैं ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो मेरे पास क्या आंसर आए,
2 आए और वो भी प्लस का। अब फैक्टर्स बनाने आपको मैंने सिखा दिए प्रीवियसली बहुत अच्छे तरीके से, बहुत डिटेल से, तो कोशिश करता हूँ यहाँ पे भी थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ, लेकिन अगर आपको फैक्टर्स पता है तो आप जल्दी से थोड़ा सा पार्ट स्किप करके तो आगे जाके इसका सोल्यूशन देख सकते हैं। तो ये देखिए मैंने 120 बनाना है। अब 120 को मैं सबसे पहले करता हूँ 2 के टेबल पे डिवाइड, तो 60 आएगा, और 60 को 2 में ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी 2 नहीं आएगा। फिर उसके बाद 120 को अगर हम करते हैं 3 के टेबल पे डिवाइड, तो 3, 4 और 0 यानी 40 आएगा। 40 को इसमें ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी ये नहीं आएगा। इस तरह 120 और 120 को जब आप 4 के टेबल पे करेंगे तो आंसर आएगा 30, और 30 को इसके साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी 2 नहीं आएगा। तो इस तरह करते करते जब आप 120 को 10 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। अब 12 में 10 ऐड करें तो 22, बट माइनस करें तो कितना आंसर आता है 2। अब हमें चाहिए प्लस का 2, तो इसका मतलब ग्रेटर वाले के साथ प्लस और स्मॉलर वाले के साथ माइनस, तो आंसर आ गया +2। अब प्लस के 12 को आप माइनस के 10 से मल्टीप्लाई करें तो -120 भी आ रहा है, ठीक है, -120 भी आ रहा है। तो ये देखें एक दफ़ा, ये मैं अच्छे से करके लिख देता हूँ। ये देखें अगर आप +12 को -10 से मल्टीप्लाई भी करें तो आंसर कितना आ रहा है -120, इस तरह से आंसर आ रहा है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे हमें फैक्टर मिल गया, तो हम इस फैक्टर को यहाँ पे लिखते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस 12x माइनस 10x और -120 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन है, x, तो बाकी रह गया x प्लस 12। इन दोनों में से क्या कॉमन है, माइनस का 10, तो x कॉमन आ गया, ये माइनस और ये माइनस मिलके प्लस, और 10 का टेबल कहाँ तक पढ़े, 120 आता है 12 तक। तो आप देख सकते हैं हमने फैक्टर सही बनाया जिसकी वजह से ये ब्रैकेट सेम आई है। तो x प्लस 12 इंटू एक्स माइनस 10, एक्स प्लस 12 कॉमन आ गया, तो इधर बचा x और इधर बचा -10। अब हम यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का आंसर आएगा -12, ठीक है, और यहाँ से x का आंसर आएगा 10, ये आंसर आएगा, ठीक है जी। अब आप देखें इसको हम करेंगे निगलेक्ट। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि देखें ऊपर आपको बोला गया था क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा नंबर है पॉजिटिव, लेकिन ये तो नेगेटिव है, तो इस वजह से इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट, यानी ये हमारा आंसर नहीं है। तो फिर हमारा आंसर क्या होगा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तो वो नंबर कौन कौन से होंगे, एक नंबर होगा x और दूसरा नंबर था x प्लस 2। एक नंबर x, तो x की वैल्यू आ गई 10 और इधर आ गया 10 प्लस 2 जो कि 12 है। अब एक आंसर ये है आपका 10 और दूसरा आंसर है 12, ये दोनों नंबर है। आप अगर चेक करना चाहिए आपका आंसर गलत है कि सही है, तो कंडीशन क्या थी कि इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, 120, जो कि इस कंडीशन में बोला गया था, तो 120 बन रहा है। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। जी स्टूडेंट, तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है द डिफरेंस का मतलब क्या करना है, हमने सब्ट्रैक्ट करना है। किसको डिफरेंस करना है, ऑफ अ पॉजिटिव नंबर, अगेन जो वर्ड यूज किया गया है वो पॉजिटिव नंबर, एक पॉजिटिव नंबर, एंड इट्स स्क्वायर इज 380, ठीक है। अब हमें नंबर तो पता ही नहीं है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले लेट करेंगे नंबर। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एक्स बी दी रिक्वायर्ड नंबर, लेट एक्स बी दी रिक्वायर्ड नंबर का जो नंबर हमें चाहिए उसका नाम हमने सपोज कर लिया कि वो किसके इक्वल है, x के, ठीक है। अब कंडीशन क्या कह रही है, द डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्शन करना है, किसको, एक नंबर को और उसके स्क्वायर को, ठीक है। द डिफरेंस ऑफ अ पॉजिटिव नंबर एंड इट्स स्क्वायर, ठीक है। तो एक नंबर और उसके स्क्वायर का डिफरेंस जो कि है 380, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पे जो डिफरेंस है वो है पॉजिटिव। अब पॉजिटिव दो टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करें तो उनका आंसर पॉजिटिव कब आता है, वो तब आएगा जब बड़े वाली टर्म जो है वो पहले हो और छोटे वाली जो टर्म है वो बाद में, फिर पॉजिटिव आंसर आता है। अब आपको अच्छे से पता है कि x जो है, x स्क्वायर जो है वो ग्रेटर होगा और x जो है वो यहाँ पे लेस होगा, यानी आपके माइंड में यहाँ पे ये आ सकता है कि हमने इस क्वेश्चन को इस तरह से लिखना है या फिर इस तरह से लिखना है, मतलब किस तरह से लिखें कि सही होगा। तो आप इसको लिखेंगे इस तरीके से। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। सपोज करें एक नंबर है 5, तो आप इसकी जगह लिखें 5 माइनस 5 स्क्वायर, तो इसका आंसर कितना आ रहा है 5 माइनस 25 जो कि आ रहा है -20, ठीक है। उसके बाद अगर आप लिखें स्क्वायर वाले को पहले लिखें और इसके बाद में 25 माइनस 5 तो आंसर आ रहा है 20। तो आप देखें दो नंबर्स का डिफरेंस है और उसका आंसर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि जब स्क्वायर वाली टर्म पहले होगी तभी पॉजिटिव आएगा, जब स्क्वायर वाली टर्म नहीं स्टार्ट पे होगी तो उसका आंसर नेगेटिव आएगा। तो पहले तो आपको ये चीज़ यहाँ से क्लियर करनी है। तो ये रफ फर्क यहाँ से रिमूव करते हैं और हम इसको लिखते हैं। अब एक्स तो नंबर लेट कर लिया, अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि जो कंडीशन हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे। अब जरा और ज़्यादा तवज्जो से देखें, डिफरेंस, ये आ गया जी डिफरेंस ऑफ ए पॉजिटिव नंबर। अब वो पॉजिटिव नंबर कौन है जी, x, एंड इट्स स्क्वायर,
और उसका स्केयर कितना आता है आंसर 380। अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको समझा चुका हूँ कि हमने एक्स स्केयर को पहले क्यों लिखा और एक्स को बाद में क्यों लिखा। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। एक्स स्केयर माइनस एक्स माइनस 380 इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पे देखें तो ये एक काफ़ी बड़ा नंबर यहाँ पे आ गया। तो हमें यहाँ पे क्या करना होगा, बजाय इसके कि फैक्टर्स वगैरह सोचें, हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेते हैं। हम क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करना है तो हम यहाँ पे कहेंगे हेयर ए की वैल्यू है 1, बी की वैल्यू है -1 और सी की जो वैल्यू है वो है -380। अब हम यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखेंगे x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। तो x इज इक्वल टू माइनस इंटू -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ -1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की जगह 1 और c की जगह -380 ये आ गया, और डिवाइड बाय 2 इंटू 1। तो x इज इक्वल टू 1, ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, प्लस माइनस ये आ गया 1 का स्क्वायर क्या आ गया 1, और प्लस जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1520 आएगा डिवाइड बाय 2। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस माइनस 1521 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 और प्लस माइनस इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा 39 डिवाइड बाय 2, यानी इसका स्क्वायर रूट 1520 का। तो x इज इक्वल टू 1 प्लस 39 डिवाइड बाय 2 और x इज इक्वल टू 1 माइनस 39 डिवाइड बाय 2। x इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू 20। एक आंसर आपके पास आ गया ये वाला आंसर। फिर x इज इक्वल टू -38 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू -19। दूसरा आंसर आ गया ये वाला। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि ये वाला आंसर है माइनस का, तो इसलिए हम इसे करेंगे निगलेक्ट। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर बोला गया है कि ये, अगर मैं इसको हाईलाइट करूं कि ये नंबर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव होना चाहिए, तो पॉजिटिव ने इसलिए इसको कर दिया हमने निगलेक्ट। अब नंबर तो आ गया, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 20। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है या गलत है, तो इसमें आप पुट करके चेक कर सकते हैं। देखिए 20 का स्क्वायर माइनस एक्स की जगह 20, तो इसका आंसर कितना आना चाहिए 380। तो 20 का स्क्वायर होता है 400 में से जब आप 20 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 380। इसका मतलब है कि आंसर मेरा ठीक है। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में है द डिफरेंस ऑफ क्यूब्स। अब क्यूब्स का डिफरेंस है, तो डिफरेंस का मतलब मुझे यहाँ तक ये समझ आया कि मैंने माइनस करना है किसको, क्यूब्स को। यहाँ पे कुछ क्यूब्स होंगे, ठीक है, इस तरह से। अब वो क्यूब किसका, ऑफ 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। अब यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। अब कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हम किनको कहते हैं, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स। अब पॉजिटिव नंबर्स हम किनको कहते हैं, या पॉजिटिव इंटीजर्स किसको कहते हैं, नेचुरल नंबर्स को कहते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5। अब कंसेक्यूटिव का मतलब क्या है, कंसेक्यूटिव का मतलब एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, मतलब उनमें खास सीक्वेंस हो, कंसेक्यूटिव हो, वो लगातार आ रहे हो। ठीक है, उनसे एक फॉर्मूला बन रहा हो। अब इसको 1 नहीं रहने दें, 2 को लिख सकते हैं 1 + 1, 3 को लिख सकते हैं 1 + 2, 4 को लिख सकते हैं 1 + 3, 5 को लिख सकते हैं 1 + 4। तो अब अगर इस 1 को आप लेट कर लें x के इक्वल, तो पहला होगा x, फिर दूसरा होगा x + 1, फिर होगा x + 2, फिर होगा x + 3 और सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। तो जब भी आपको बोला जाएगा कंसेक्यूटिव नंबर्स आप लेट करें, तो उस कंसेक्यूटिव नंबर्स का मतलब क्या है कि आपने एक एक का डिफरेंस रखना है। अगर आप राइट की तरफ नंबर लिखेंगे तो एक एक ऐड करते जाएंगे, और अगर आप लेफ्ट की तरफ नंबर लिखेंगे, यानी अगर मैं इससे पिछला नंबर लिखूँ तो वो x - 1 होगा, और अगर इधर आगे की तरफ जाऊँ तो एक ऐड करूँगा, इस तरह से। तो हम यहाँ पे नंबर्स हमें पता चल गए, लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स बी पॉजिटिव नंबर्स बी। वो कौन कौन से हैं, एक x है और दूसरा x + 1 है। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, कि कंडीशन आपको क्या कह रही है, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब वो कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि डिफरेंस है किसका, क्यूब्स का। ठीक है, किस किस के क्यूब का, ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। एक कंसेक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या है, x, और दूसरा x + 1। अब यहाँ पे भी थोड़ा सा आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि हमें एक नंबर x है, ठीक है, एक नंबर है x और दूसरा x + 1, इसका भी क्यूब लेना है, इसका भी क्यूब लेना है, और इनका डिफरेंस, तो इसका आंसर आएगा 91। क्या ऐसा लिखना सही है, या फिर x + 1 का क्यूब माइनस x का क्यूब इज इक्वल टू 91। मैं बताता हूँ मैंने लिखा कैसे, द डिफरेंस। ठीक है, डिफरेंस का मतलब माइनस ऑफ 2 कंसेक्यूटिव, ये दोनों क्या हो गए कंसेक्यूटिव नंबर्स, और पॉजिटिव भी, इन दोनों का क्यूब।
द डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स ऑफ द टू कंसेक्टिव नंबर्स, यानी कि दो कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स के क्यूब्स का डिफरेंस, ठीक है, डिफरेंस का क्यूब नहीं, क्यूब्स का डिफरेंस, इस वजह से सेपरेटली लिखा है। तो अब आप देखें, अब आप खुद डिसाइड करें कि x प्लस वन ग्रेटर होता है या x होता है। x प्लस वन ग्रेटर होगा तो आंसर देखें क्या आ रहा है, दोनों का माइनस पॉजिटिव नंबर आ रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसका आंसर नेगेटिव आएगा, ऐसे लिखूंगा तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा। आप इसमें कोई नंबर लिख के देख लें, मैं आपको ये वाला स्टेप एज ए एग्जांपल लिख के दे देता हूँ। सपोज करें मैं x की जगह लिखता हूँ 2, तो 2 की पावर 3 माइनस 2 प्लस 1 की पावर 3, तो 2 पावर 3 8 माइनस ये आएगा 3 पावर 3 तो 27। तो आप देख सकते हैं माइनस आ रहा है, ठीक है, माइनस आंसर आ रहा है यहाँ पे। तो ऐसा लिखा जाएगा तब ही पॉजिटिव नंबर आपके पास आंसर आएगा। ये रफ फर्क को सारा यहाँ से करते हैं रिमूव और नीट हम प्रॉपर्ली इसको लिखते हैं। तो अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन ये आपके पास हो गए टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स, ठीक है। फिर इसका क्यूब, ये इनका क्यूब और ये इसका डिफरेंस, और ये आंसर आपको देगा 91। अब जरा इसको देखें कि किस तरह से इसको समझना है। द डिफरेंस ऑफ टू कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स, द डिफरेंस ऑफ द क्यूब्स, और क्यूब्स किनका, पॉजिटिव कंसेक्टिव नंबर्स का। तो इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे लगाएंगे हम फॉर्मूला कौन सा, फर्स्ट टर्म का क्यूब प्लस सेकंड टर्म का क्यूब प्लस 3 इंटू फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म इंटू फर्स्ट प्लस सेकंड माइनस, और इसको x की पावर 3 रहने देते हैं। अब इसको जब सॉल्व करेंगे x की पावर 3 प्लस 1 प्लस 3x, पहले मैंने इन तीनों को मल्टीप्लाई किया, फिर आ जाएगा x प्लस 1 माइनस एक्स पावर 3, और ये 91 इधर आके माइनस हो गया, ये और ये टर्म कट होगी तो यहाँ रह गया 1, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो आ गया 3x स्क्वायर, 3x को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 3x माइनस 91 इज इक्वल टू 0। तो x स्क्वायर वाली टर्म पहले लिख दें और फिर x वाली लिख दें और फिर माइनस का 90 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, 3 कॉमन लिया तो क्या रह गया x स्क्वायर, और यहाँ पे 3 1 3x रह गया, और यहाँ 3 30 90, तो 3 उधर जाके डिवाइड होके खत्म हो गया, x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आपके माइंड में आ रहा होगा कि क्यूब वाला क्वेश्चन है, हमने तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया, हमारे लिए तो मुश्किल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं क्यूब वाली जो टर्म्स हैं वो यहाँ पे कट हो चुकी हैं। अब उसके बाद आगे देखें इसको फर्दर किस तरह से सिंप्लीफाई करना। मैं इसकी फैक्टराइजेशन करूँगा। लीडिंग कोफिशिएंट है 1, तो 1 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 30 के साथ तो आंसर आएगा 0। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो माइनस का 30 आए, ऐड या सब्ट्रैक्ट करूँ तो प्लस का 1 आए, ठीक है। तो अब आप इस तरह से फैक्टर बनाएं, 30 को डिवाइड करें 1 के टेबल पे तो आंसर आएगा 30। तो 30 और 1 को सॉल्व करने से कभी भी 1 नहीं आएगा। इस तरह 30 को आप डिवाइड करें 2 के टेबल पे तो आंसर आएगा 15, और इसी तरह 15 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी ये 1 नहीं आएगा, जो कि हमें मिडल में चाहिए। ये मिडल को हाईलाइट कर देता हूँ मैं। उसके बाद 30 को आप डिवाइड करें 3 के टेबल पे तो आंसर आएगा 10, 10 और 3 को भी सॉल्व करने से कभी भी 1 नहीं आएगा। 30 को 4 के टेबल पे डिवाइड नहीं कर सकते तो 5 पे डिवाइड करते हैं, तो 6 5 ज़ा 30। अब हमें पता है कि अगर हम 6 और 5 को सब्ट्रैक्ट करें तो मेरे पास 1 आ जाएगा। अब मुझे कौन सा 1 चाहिए, प्लस का, तो इसका मतलब ग्रेटर के साथ प्लस और स्मॉलर के साथ माइनस, तो इससे आपका 1 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करके चेक कर लें, प्लस का 6 और माइनस 5 तो आंसर कितना आ रहा है, माइनस का 30। तो दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो आप फैक्टर्स लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 5x और माइनस 30 इज इक्वल टू 0। x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो x प्लस 6, माइनस 5 कॉमन लिया तो x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। अब इसमें से x प्लस 6 जो है वो कॉमन आ गया और बाकी रह गया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब बाकी हम यहाँ पे लिखते हैं, तो यहाँ से x प्लस 6 जो है, x प्लस 6 ये भी 0 के इक्वल हो गया, और x माइनस 5 जो है ये भी 0 के इक्वल हो गया। तो x इज इक्वल टू माइनस 6, ठीक है, एक आंसर ये आ गया, और x इज इक्वल टू 5 दूसरा आंसर ये आ गया, ठीक है। अब इसको हम करेंगे निगलेक्ट, क्योंकि क्वेश्चन के स्टार्ट में बताया जा रहा था कि ये दोनों जो नंबर्स हैं वो हैं पॉजिटिव। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखें यहाँ पे बोला जा रहा था कि वो दोनों जो नंबर हैं वो क्या हैं, पॉजिटिव नंबर हैं, तो इसलिए इसको निगलेक्ट कर दिया, तो ये आपका आंसर होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड जो नंबर्स हमें चाहिए थे, सो द रिक्वायर्ड कंसेक्टिव पॉजिटिव नंबर्स आर, तो वो कौन कौन से थे, एक था x और दूसरा x प्लस 1, तो x की जगह आप लिख दें 5 और दूसरा 5 प्लस 1, तो कितना आंसर आ जाएगा 6, ठीक है। तो ये दो आपके पास वो नंबर्स हैं। अगर आप चेक करना चाहते हैं कि आपका आंसर सही है कि गलत है तो आप इन दोनों का क्यूब लें और उनका डिफरेंस लें तो 91 आएगा। देखिए मैं आपको पुट करके दिखाता हूँ इस इक्वेशन में। तो इस इक्वेशन में क्या लिखा हुआ है, पहले तो इक्वेशन लिखते हैं x प्लस 1 का क्यूब और माइनस एक्स का क्यूब इज इक्वल टू 91, x की जगह आप लिखें 5, ये हम बेसिकली कर रहे हैं वेरीफाई या वेरिफिकेशन कह सकते हैं आप। तो ये आ जाएगा 5 प्लस 1, बल्कि डायरेक्ट लिखता हूँ 6 की पावर 3 माइनस 5 पावर 3, 6 का क्यूब होता है 216 और इसका 125, तो जब आप इनको माइनस करेंगे तो 91 आ रहा है जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। 3 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। स्टेटमेंट पढ़ते हैं, द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट। पहले यहाँ तक इस बात को समझते हैं। अब पॉइंट जो है, पॉइंट वो क्या होता है? पॉइंट आप कहते हैं इसको x, y का पॉइंट बोलते हैं। अब इसमें जो ये वाला पार्ट होता है ये होता है x कोऑर्डिनेट और ये वाला y कोऑर्डिनेट। तो इन दोनों की बात की जा रही है और यहाँ पे इन दोनों को हम बोलेंगे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो हमने यहाँ पे लेट कर लिया, लेट x एंड y बी द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, लेट कर लिया। ठीक है, आगे देखें इसमें क्या कहा जा रहा है मजीद। फिर उसके बाद इसमें कहा जा रहा है जी कि द सम किसका सम? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स का, जो कि x और y है, इनका सम कितना है? 9। द सम ऑफ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इज 9। ये पहली कंडीशन है, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। तो इसकी इक्वेशन बनेगी, ये है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट और इनका जो सम है वो कितना है? 9। ठीक हो गया जी। अच्छा, आगे देखिए अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन मैंने लिखा हुआ है, पहले पढ़ते हैं सेकंड कंडीशन। एंड द सम, अगेन सम है, किसका सम? सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, किनका? ये देयर यहाँ पे किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है? इन कोऑर्डिनेट्स को, x एंड y को। ठीक है, तो यानी कि x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, इनका जो सम है वो 45 है। ये मेरे पास सेकंड कंडीशन है। अब आपके माइंड में आएगा कि हमने ऐसे क्यों नहीं लिखा x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो वो जरा यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, उनके स्क्वायर्स का सम। ठीक है, उनके स्क्वायर का सम, ना कि सम का स्क्वायर। ठीक है, तो पहले स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़ना है और पढ़ने के बाद फिर उसके बाद इक्वेशन बनानी है। तो सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या आ गई? x का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। अब आपको पता है कि इस तरह की इक्वेशन को सोल्व करना हमने एक्सरसाइज 2.5 में सीखा था, जिसमें एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती थी। तो हम क्या करते थे? लीनियर में से किसी एक अननोन की वैल्यू बनाते थे और क्वाड्रेटिक में पुट करते थे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन नंबर 1। तो 1 से मैं कोई वैल्यू बनाऊंगा, तो मैं बना लेता हूँ x की वैल्यू हम बना लेते हैं 9 माइनस वाई, ये y इधर आके माइनस, और इस इक्वेशन को इक्वेशन नंबर 3 बोल देते हैं। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे पुट x इज इक्वल टू 9 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देते हैं। अब जहाँ जहाँ x होगा उधर मैं क्या लिखूंगा? 9 माइनस वाई। तो देखें x का स्क्वायर, तो यहाँ आ जाएगा 9 माइनस वाई का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इसको ओपन करते हैं, फॉर्मूला ओपन करेंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर -2 इंटू 9 इंटू सेकेंड टर्म प्लस सेकेंड टर्म का स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 45। मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो 8 का स्क्वायर 9 का स्क्वायर 81 माइनस 18y प्लस वाई स्क्वायर माइनस 45 इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर वाली टर्म को पहले लिखते हैं, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर मिलकर 2y स्क्वायर, फिर माइनस का 18y, और इन दोनों को जब हम माइनस करेंगे तो इससे आपके पास आंसर आएगा 81 में से अगर हम 45 माइनस करें तो 11 में से हम 5 माइनस करें 6 और 7 में से 4 तो 3, तो यहाँ आपके पास आ जाएगा 36 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लस का आएगा क्योंकि प्लस वाली टर्म बड़ी थी। ठीक है, अब आप इसमें देख लें कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा, तो कॉमन आ रहा है 2, तो बाकी रह जाएगा वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 2 18 था 36 इज इक्वल टू 0। तो वाई स्क्वायर माइनस 9y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। अब इसके बाद हम क्या करेंगे यहाँ पे इसके बाद हम यहाँ पे ये करेंगे, इसकी फैक्टराइजेशन कर लेंगे। तो इसका जो कोफिशिएंट है वो है 1। अब 1 को जब मैं 18 से मल्टीप्लाई करूँगा, 1 मल्टीप्लाई बाई 18, तो आंसर आ रहा है 18। ठीक है, अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 18 आए, लेकिन उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो -9 आए। ठीक है, अब डायरेक्ट भी कुछ बच्चों को फैक्टर्स आते होंगे, वो डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और जिनको डायरेक्ट नहीं आते तो वो क्या करेंगे, इस तरह सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 18 को अगर हम डिवाइड करें 1 के टेबल पे तो आंसर आता है 18, और ये दोनों इसके फैक्टर्स हो सकते हैं। इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडल वाला नंबर नहीं आ रहा, इसका मतलब ये फैक्टर्स इसके गलत है। फिर 18 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आता है 9, और इन दोनों को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -9 नहीं आ रहा, तो ये भी फैक्टर गलत हो गए। फिर 18 को जब आप 3 पे डिवाइड करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 6, और 6 और 3 को ऐड करने से 9 आ रहा है, लेकिन मुझे चाहिए -9। तो वो -9 कब आएगा? जब आप दोनों के साथ माइनस लगाएंगे, एक कंडीशन पूरी होगी। ठीक है, ये नंबर तो मुझे मिल गया। अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई करें तो माइनस प्लस 3 6 18, तो दूसरी कंडीशन भी फुलफिल होगी। तो फैक्टर्स हमें मिल गए, वो हमें यहाँ पे लिख देने हैं, एक माइनस का 6y और एक -3y। इधर -6 और -3 थे, y आपने यहाँ से देख के लगा देना। अब यहाँ पे लास्ट वाली टर्म इज इक्वल टू 0, प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो y कॉमन आ गया, तो इसमें y कॉमन आ गया तो बाकी रह गया y -6, और -3 कॉमन आया तो y -6 इज इक्वल टू 0। यकीनन हमने इस चीज़ की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है कि कॉमन लेने के बाद क्या आंसर आएगा वो आपको इजीली लिखना आता होगा, और यहाँ पे भी। ठीक है, अब ये y -6 कॉमन आ गया, और बाकी यहाँ पे रह गया y, और इधर आ गया -3 इज इक्वल टू 0। तो y -6 इज इक्वल टू 0, और फिर उसके बाद y -3 इज इक्वल टू 0। जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज़ की है, या तो पहले वाला लीनियर फैक्टर 0 होगा और या फिर दूसरे वाला।
तो ये y की वैल्यूज़ आएगी। अब इन y की वैल्यूज़ को हमने किसी एक इक्वेशन में पुट करना है, तो हम पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 3 में। ये वाली जो इक्वेशन है ना, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करते हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 में 1 बाय 1 पुट करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 6, देन पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में। तो इक्वेशन नंबर 3 में सबसे पहले x है, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस इस y की जगह 6, तो x का आंसर आ गया 3। ठीक है जी। अब उसके बाद दूसरा देखें, पुट y इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर 3। तो इक्वेशन नंबर 3 में सबसे पहले x है, तो x इज इक्वल टू 9 माइनस 3, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया, 6 के। ठीक है। तो अब हमने देखें इसमें फाइंड क्या करना था, हमने फाइंड करना था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, यानी हमने x और y की वैल्यू फाइंड करनी थी। तो हम यहाँ पे लास्ट पे लिख देते हैं कोऑर्डिनेट्स, तो आगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दैट पॉइंट आर, कौन कौन से होंगे, या तो वो 3,6 होंगे, यानी कि अगर x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 6 होगी, और या फिर x की वैल्यू 6 होगी तो y की वैल्यू 3, यानी कि आपके पास जो पॉइंट है या तो वो 3,6 होगा पॉइंट, और या फिर 6,3 होगा, इस तरह से। तो पेज को मैं मिनिमाइज करता हूँ, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला जा रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11। दो नंबर्स हैं जिनका सम है 11। अब नंबर तो हमें पता नहीं है, तो हम लेट करेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट, बल्कि इस पार्ट को चलें साथ साथ ही लिख लें, अगले क्वेश्चन में इसको पहले से लिख लेंगे, ये जो लेट करने वाला होता है, ताकि थोड़ा टाइम से वो जो वीडियो ज़्यादा लंबी ना बने। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं लेट एक्स एंड वाई बी दी रिक्वायर्ड नंबर्स, कि x और y वो नंबर्स हैं जो हमें चाहिए। तो हमने लिख दिया लेट x एंड y बी दी रिक्वायर्ड नंबर्स। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, कि जो पहली कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग हम क्या लिखेंगे। अब पहली कंडीशन में ये कहा जा रहा है द सम ऑफ टू नंबर्स इज 11, तो हम यहाँ पे लिखेंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। ठीक है जी। तो अब यहाँ से आप किसी की वैल्यू बना लें, x की बना लेते हैं 11 माइनस वाई, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। एंड द प्रोडक्ट, अब किसका प्रोडक्ट, एंड द प्रोडक्ट इधर शायद होगा बुक में देर, या दाई होगा या फिर देर होगा, इसको देख लीजिएगा। एंड देयर प्रोडक्ट इज 30, और उन्हीं दोनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 30। तो ये होगी हमारे पास सेकंड कंडीशन। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि उन्हीं दोनों नंबर्स का, एक x और दूसरा y, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना है, 30। अब अगर स्टूडेंट आप यहाँ पे देखें तो ये एक्सरसाइज 2.5 की टाइप नंबर 1 बन चुकी है। अब टाइप नंबर 1 क्या थी कि एक लीनियर इक्वेशन और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आपके माइंड में आएगा कि सर जी ये तो क्वाड्रेटिक नहीं है, आप इसको कैसे क्वाड्रेटिक कह रहे हैं। ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ है x मल्टीप्लाई बाय वाई। तो मैंने आपको बताया था जब भी प्रोडक्ट आएगा तो आप उसकी पावर्स को इकट्ठा करके फिर उसकी टोटल पावर बताएंगे, तो इसकी पावर है 2, इसलिए ये क्या हुई, क्वाड्रेटिक हुई। ठीक है जी। तो अब हम इसको लिख के सॉल्व करते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं इसके नीचे पुट, इसमें हम पुट कर देते हैं x की वैल्यू जो ऊपर बनाई है, पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर, पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस वाई, बस इसी में पुट करते हैं, इसका कोई नाम तो रखा नहीं। तो x की जगह क्या आ जाएगा, 11 माइनस वाई मल्टीप्लाई ये वाला y इज इक्वल टू 30, मल्टीप्लाई करते हैं 11y, 11 को y से मल्टीप्लाई किया, 11y, y को y से किया, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 30। इन दोनों टर्म को उधर ले जाएं, इधर रह जाएगा 0, तो ये आएगा 30 माइनस का 11y प्लस वाई स्क्वायर। अरेंज करके लिखते हैं y स्क्वायर माइनस 11y और प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। तो फैक्टराइजेशन के लिए मुझे पहले वो नंबर चाहिए जिसके फैक्टर्स बनाने हैं। तो देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 30 है, तो मुझे 1 को 30 से मल्टीप्लाई करना है, तो आंसर आएगा 30। अब 30 के मुझे दो ऐसे फैक्टर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो आंसर आए 30, और उन्हीं दोनों फैक्टर्स को अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो आंसर आए माइनस का 11। तो अब देखिएगा फैक्टर कैसे ढूंढते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि सर बार बार जो है एक ही मेथड को रिवाइज करवाए जा रहे हैं। हो सकता है कोई स्टूडेंट जो मेरे चैनल पे न्यू आया हो वो डायरेक्ट यही क्वेश्चन देखें, अब मे भी उसको फैक्टर्स नहीं आते हों अच्छे से, तो मैंने हर क्वेश्चन में उसको बेसिक से समझाना है। ठीक है, अगर आपको आते हैं तो आप उतना पार्ट थोड़ा सा स्किप करके आगे मूव कर सकते हैं। ठीक है जी। तो 30 को डिवाइड करें 1 पे तो आंसर आएगा 30, और इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -11 नहीं आता। इसी तरह 30 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 15, इन दोनों को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 11 नहीं आता। अब 30 को करते हैं 3 के टेबल पे, तो 30 को 3 के टेबल पे करेंगे तो 10 आएगा, 10 और 3 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से -11 नहीं आता। अब 30 4 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो 30 को करेंगे 5 के टेबल पे तो आंसर आएगा 6, 6 और 5 को ऐड करने से 11 ज़रूर आता है, लेकिन मुझे कौन सा 11 चाहिए, माइनस का। तो इसका मतलब मुझे -6 और -5 लिखना होगा, फिर ही -11 आएगा। और अब इन दोनों को ज़रा मल्टीप्लाई भी करके चेक करते हैं।
तो आंसर आएगा माइनस माइनस प्लस और 6 5 30। तो मेरी ये भी कंडीशन पूरी हो रही है और ये भी कंडीशन पूरी हो रही है, इसका मतलब मुझे फैक्टर्स मिल गए। तो अब हम सबसे पहले लिखेंगे ये वाई स्क्वायर, फिर फैक्टर्स लिखेंगे माइनस 6y माइनस 5y और फिर लिखेंगे प्लस 30 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे और इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व करेंगे। इनमें से y कॉमन ले लिया तो बाकी रह गया y माइनस 6 और यहाँ से माइनस 5 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया y माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब ये देखिए हमने फैक्टर सही बनाया जिसकी वजह से जो है वो ब्रैकेट्स भी सेम आई है। तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या हो गया माइनस, यहाँ पे समटाइम स्टूडेंट को मसला होता है। तो y माइनस 6 आ गया कॉमन और यहाँ पे बाकी रह गया y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे, y माइनस 6 0 के इक्वल होगा और या फिर y माइनस 5 0 के इक्वल होगा। तो y इज इक्वल टू 6 ये एक वैल्यू आ गई y की और y इज इक्वल टू 5 ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे इसको पुट करूंगा इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पुट x इज इक्वल टू 11 माइनस और इस y की जगह क्या आ जाएगा 6, तो x का आंसर कितना आ जाएगा 5, ये x की एक वैल्यू आ गई। फिर उसके बाद यहाँ पे इसको ज़रा थोड़ा सा बेहतर करके लिखते हैं, मैंने डायरेक्टली लिख दिया पुट y लिखना था, पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 1। अब सही है, अब इसमें पुट करते हैं तो x इज इक्वल टू 11 माइनस इस y की जगह 6 लिख दिया, पहले मैंने गलत लिखा था वो आप देख लीजिएगा, x इज इक्वल टू 5। और फिर अब इस वैल्यू को पुट कर लेते हैं, पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो x इज इक्वल टू 11 माइनस इस y की जगह क्या लिख देंगे 5, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। तो यहाँ से आपके पास आंसर आ गया जो कि हमने फाइंड करना था। देखिए अगर x की वैल्यू 5 है तो y की वैल्यू 6 है, और अगर x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 5 है, यानी फाइनली आपके पास दो नंबर्स आए हैं, एक 5 और दूसरा 6, ये दो नंबर्स आए हैं आपके पास। सही है, अब देखिए एंड पे फाइंड क्या करना था, फाइंड दी नंबर्स। तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, कौन कौन से हैं 5 एंड 6। अब अगर आप चेक करना चाहते हैं आपका आंसर सही है गलत है, तो देखें ये जो दो नंबर हैं इनका सम करें तो कितना आता है 11 आता है। तो देखिए ये कंडीशन पूरी हो रही है और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आता है 30 भी आता है, तो इसका मतलब हमारा आंसर ठीक है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है द सम ऑफ द स्क्वायर्स, सम है किसका, सम है स्क्वायर्स का, और वो स्क्वायर किसका है, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। ठीक है, सबसे पहले हम इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब ये क्या होता है, अब ये देखिए इंटीजर्स हमें पता है कि होते हैं 1 3, जो पॉजिटिव इंटीजर 1 3 5 7 9, सब में कितना कितना डिफरेंस होता है 2 2 का। अगर ये 1 है, इस 3 को हम लिख लें 1 + 2, 5 को लिख लें 1 + 4, 7 को लिख लें 1 + 6 और 9 को लिख लें 1 + 8। तो देखिए यहाँ पे 1 को हमने 1 ही लिखा, लेकिन 3 को हमने लिखा 1 + 2, 5 को लिखा 1 + 4, 7 को लिखा 1 + 6, 9 को लिखा 1 + 8। आप नोट करें ये 2 है तो अगला 4 है, फिर 4 के बाद 6 है, 6 के बाद 8 है और यहाँ पे 0 था, आप ये समझ लें। और एक चीज़ जो सब में कॉमन है वो है 1, तो उसको लेट कर लेते हैं कि वो x के इक्वल है। तो पहला ऑड नंबर क्या हो गया x, दूसरा x + 2, फिर हो गया x + 4 और फिर हो गया x + 6 और इस तरह से सो ऑन। तो जब भी बात होगी कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स की तो उनमें डिफरेंस होगा 2। अगर आपको कहा जाता है पहले दो, मतलब कोई से दो कंसेक्यूटिव नंबर्स लिखें, कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स लिखें, तो उनमें एक होगा x और दूसरा होगा x + 2। x + 2 क्यों, क्योंकि इनमें 2 2 का डिफरेंस होता है। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं x - 2 और x, इनमें भी तो 2 का डिफरेंस है ना, ये मतलब या तो 2 ज़्यादा होगा या फिर 2 कम होता है, डिफरेंस का मतलब ये है, यानी उनमें फ़र्क है 2 का। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने स्टेटमेंट लिख ली कि लेट टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स। अब यहाँ पे इंटीजर्स की बात हो रही है, पहले नंबर्स की बात हो रही थी। तो वो कौन कौन से, एक x और दूसरा x + 2, ये सारे के सारे। ठीक है, तो एक x और दूसरा x + 2। तो अब हम कंडीशन को दोबारा पढ़ते हैं और उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे सम। सम का मतलब क्या करना है, ऐड। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया एडिशन। किस किस को सम करना है, स्क्वायर्स को, सम ऑफ दी स्क्वायर्स को, और वो स्क्वायर किसका होना चाहिए, टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड इंटीजर्स, और वो कौन कौन है, एक x है और दूसरा x + 2 है, यानी x + 2 का स्क्वायर और x का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 34। ये कंडीशन मेरे पास गिवन थी। दोबारा फिर सुन लें, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव ऑड इंटीजर, ये वाले एक x और दूसरा x + 2 इज मीन इक्वल और 34। ये सारा कुछ हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको ओपन करते हैं, x स्क्वायर + 2 इंटू x इंटू 2 और +2 स्क्वायर प्लस x स्क्वायर और 34 इधर आके हो गया माइनस। तो x स्क्वायर + 4x + 4 + x स्क्वायर
माइनस 34 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्र और एक्स स्क्र इन दोनों को ऐड किया तो कितना हो गया 2x स्क्र। फिर ये 4x लिखा और फिर 4 को और 34 को सोल्व किया तो माइनस का 30 इज इक्वल टू 0। 2 हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। 2 उधर जाके 0 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा 0। तो एक्स स्क्र प्लस 2x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। अब पहले वाली जो टर्म है इसका कोफिशिएंट है 1, तो मैं इसको फैक्टराइजेशन से सोल्व कर रहा हूँ। तो मुझे पहले वो नंबर चाहिए 1 मल्टीप्लाई बाय माइनस 15, इसके फैक्टर्स बनाने हैं। ठीक है, तो नंबर यहाँ से आएगा माइनस 15। ये अब माइनस को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाए यानी कि मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो माइनस 15 आए, और उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडल वाला नंबर आना चाहिए। मिडल में लिखा हुआ है 2 प्लस का 2। ठीक है, अब वो नंबर्स कौन कौन से होंगे। अब अगर तो आपको डायरेक्ट आते हैं बहुत अच्छी बात है, आप डायरेक्ट लिख लें, नहीं तो फिर हम इसको सोल्व करेंगे। तो हम सोल्व कैसे करेंगे, 15 को मैं डिवाइड करता हूँ 1 के टेबल पे, तो आंसर आया 15। 15 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 2 नहीं आता, तो ये हो गया गलत। ठीक है, 15 में 1 ऐड करें 16, 15 में 1 माइनस करें तो 14, 2 नहीं आएगा। तो 15 2 के टेबल पे नहीं डिवाइड होगा, 3 के टेबल पे हम चलते हैं। तो 3 को 15 से डिवाइड किया तो कितना आंसर आ गया 5। अब 5 में अगर मैं 3 ऐड करता हूँ तो कितना आएगा 8, और 5 में अगर मैं 3 माइनस करता हूँ तो कितना आ गया 2। तो 5 और 3 को माइनस करने से 2 आता है, ये मुझे पता चल गया। अब ये देखिए मुझे चाहिए +2, कौन सा 2 चाहिए मुझे, +2 चाहिए। तो प्लस का मतलब है बड़ी वैल्यू के साथ प्लस और छोटी वैल्यू के साथ माइनस, तो फिर ही आपके पास +2 आएगा ना। तो एक कंडीशन स्टूडेंट्स पूरी होगी ये वाली। अब ऊपर वाली कंडीशन भी देख लें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए -15, तो वो आ रहा है -15 प्लस माइनस माइनस और 5 3 15, तो फैक्टर्स फाइनली मिल गए। तो अब हम यहाँ पे लिख के इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर और फैक्टर इसके आए प्लस का 5x और माइनस का 3x और उसके बाद -15 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से x कॉमन ले लें तो बाकी रह गया x प्लस 5। इन दोनों में से -3 कॉमन है, वो कॉमन लिया तो बाकी रह गया x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये x प्लस 5 कॉमन आ गया, तो यहाँ बचा x और यहाँ बचा माइनस का 3। अब यहाँ पे जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करेंगे कि या तो x प्लस 5 0 के इक्वल होगा और या फिर x माइनस 3 0 के इक्वल होगा। तो x किसके इक्वल आ गया -5 के। ठीक है, x किसके इक्वल आ गया -5 के और x किसके इक्वल आ गया 3 के। ये दूसरा आंसर हो गया। ठीक है, अब देखें स्टार्ट पे आपको ये कहा जा रहा था कि ये जो नंबर है ना ये पॉजिटिव है, तो ये वाला नंबर तो नहीं ना हम सेलेक्ट करेंगे, इसको फिर क्या करेंगे निगलेक्ट, क्योंकि आपको तो बोला जा रहा था कि पॉजिटिव नंबर है लेकिन ये तो नेगेटिव है, ये हो गया निगलेक्ट। तो ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है। ठीक है, तो अब ये देख लें हम यहाँ पे लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, जो कि नंबर्स आपको बताने थे। सो द रिक्वायर्ड इंटीजर्स आर वो कौन कौन से, एक हमने लेट किया था x और दूसरा लेट किया था x प्लस 2। एक x है, x की वैल्यू क्या है 3, और यहाँ पे लिख देंगे 3 + 2 जो कि इक्वल है 5 के। तो एक नंबर आ गया 3 और दूसरा आ गया 5। आप देख सकते हैं दोनों के दोनों ओड हैं। अब जब आप इसमें पुट करेंगे, मैं आपको थोड़ा सा इसको वेरीफाई भी करके दे देता हूँ। ये देखें आपके पास जो कंडीशन थी कि इन दोनों के स्केयर का जो सम है वो कितना आना चाहिए 34, तो वो आपको मैं वेरीफाई भी कर देता हूँ। इसमें आप पुट करें ज़रा, तो ये 5 का स्केयर, ठीक है, और प्लस 3 का स्केयर, तो 5 का स्केयर कितना होता है 25 और 3 का स्केयर कितना होता है 9, तो कितना आ रहा है 34। तो आप देख सकते हैं कि आंसर वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 6 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7 को पहले पढ़ते हैं। द सम ऑफ द एजेस ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 50 ईयर, यानी बाप और बेटे की जो एज है उन दोनों का जो सम है वो कितना है 50 साल। 10 years ago, 10 साल पहले, द फादर वाज 9 times एज ओल्ड एज ही सन, यानी कि ये कह रहे हैं 10 साल पहले जो फादर की एज है वो बेटे की एज का 9 गुना है। इसका मतलब ये है, दोबारा फिर देख लें, 10 years ago, 10 साल पहले, द फादर का मतलब यहाँ पे फादर की एज की बात हो रही है, द फादर्स एज, ठीक है, वाज थी 9 times का मतलब 9 गुना, किसका 9 गुना, एज ओल्ड एज ही सन, कि जितनी उसकी बेटे की उम्र थी। फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन, तो हमने क्या फाइंड करना है, बाप और बेटे की जो मौजूदा एज है उसको फाइंड करना है। तो उसको स्टूडेंट हमने लेट कर लिया यहाँ पे कि फादर की जो करंट एज है और सन की जो करंट एज है इसको हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो बाप की जो मौजूदा उम्र है उसको हम क्या देते हैं x, और बेटे की जो है उसको क्या देते हैं y। तो पहली कंडीशन क्या है, सम, किस किस का सम ऑफ द एजेस ऑफ फादर एंड हिज सन इज 50 ईयर। तो इसके अकॉर्डिंग आपकी पहली इक्वेशन बन गई, फर्स्ट इक्वेशन बन जाएगी x + y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू बनाना चाहते हैं, नहीं तो इसको फिलहाल ऐसे रखते हैं। दोबारा फिर सुन लें, x किसकी एज थी, फादर की, और y किसकी एज थी, बेटे की, दोनों की एज का सम कितना है 50। ये आपको पहली कंडीशन गिवन थी। अब आगे देखें क्वेश्चन को मजीद बेहतर तरीके से पढ़ते हैं। 10 years ago, 10 साल पहले। अब देखें मिसाल के तौर पे आज सपोज करें कि फादर की एज है आज 50 ईयर्स, तो 10 साल पहले उसकी एज क्या होगी 10 - 50,
या फिर 50 माइनस 10 कितनी होगी 50 माइनस 10, यानी मौजूदा माइनस जो प्रेजेंट है उसकी वो उसमें से आप माइनस करेंगे कितने साल पीछे। तो देखें 10 साल पहले जो फादर की एज है वो क्या होगी, फादर की प्रेजेंट एज कितनी है x, तो उसमें से 10 माइनस किया तो x माइनस 10। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आई होप आपको समझ आ गई होगी। जैसे देखें आज अगर किसी की एज है 85 ईयर तो 10 साल पहले कितनी होगी 75। कैसे 85 में से 10 माइनस करेंगे, मतलब जो आज एज है उसमें से 10 माइनस करना है। तो आज कितनी है फादर की x, तो 10 साल पहले कितनी हुई x माइनस 10, ना कि 10 माइनस x। ठीक है, इसी तरह बेटे की आज यानी करंट या प्रेजेंट एज कितनी है y, तो 10 साल पहले कितनी हुई y माइनस 10। ये इस वजह से बनाया क्योंकि यहाँ पे हमें इसकी ज़रूरत थी। ये पहले लिख लिया 10 ईयर्स को, तो 10 साल पहले दोनों की जो उम्रें हैं यानी एजेस हैं वो कितनी है वो हमने लिख ली। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। तो सेकेंड कंडीशन क्या है, इधर लिख दिया अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन को अच्छे से पढ़ना है और फिर उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनानी है। देखिए लिखा हुआ है द फादर वाज का मतलब है फादर की एज। 10 साल पहले फादर की एज कितनी है x माइनस 10, तो इधर लिख दिया x माइनस 10। उसके बाद वाज मीन इक्वल टू, इक्वल थी किसके 9 टाइम्स, 9 टाइम्स का मतलब 9 मल्टीप्लाई एज ओल्ड एज ही सन, उतनी एज जितनी कि उसके बेटे की थी। तो बेटे की उम्र 10 साल पहले कितनी है y माइनस 10। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। दोबारा फिर यहाँ से देख लें, ये देखें द फादर एज was 9 times as old as his son। ठीक है, इस तरह से चलें। अब इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। x माइनस 10, 9 को मल्टीप्लाई किया 9y माइनस 90। अब यहाँ से आप किसी एक की वैल्यू बना लें अगर बनाना चाहते हैं, वरना आप वेरिएबल इधर लें x माइनस 9y, ये 9y इधर आके क्या हो गया माइनस, और ये माइनस का 90 और 10 उधर जाके हो गया प्लस, माइनस 10 उधर जाके हो गया प्लस। तो x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 80। इसको आप कह दें इक्वेशन नंबर 2 और इसको कह दें इक्वेशन नंबर 1। वैसे ये इस एक्सरसाइज से मतलब इस टॉपिक जो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उससे रेलिवेंट तो नहीं, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आई नहीं है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 दोनों को करेंगे माइनस। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 50 और x माइनस 9y इज इक्वल टू माइनस 80। अब इन दोनों को क्या करना है माइनस। ठीक है, माइनस करेंगे तो ये प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस, ये प्लस, ये माइनस है तो प्लस, ये हो गया कैंसिल। तो इन दोनों का आंसर आया 10y इज इक्वल टू 130। ठीक है, तो y इज इक्वल टू 130 डिवाइड बाई 10, y इज इक्वल टू 10, y इज इक्वल टू 13, 130 डिवाइड बाई 10 13। अब इस ये जो एज आई है y, ये किसकी एज आई है, ये एज आई है बेटे की। अब इसको आप पुट कर दें, पुट इन इक्वेशन 1, इसमें पुट करते हैं इक्वेशन 1 में। अब इक्वेशन 1 में सबसे पहले क्या है x, तो x लिखें प्लस y की जगह क्या लिख दें 13 इज इक्वल टू 50। तो x इज इक्वल टू 50 माइनस 13, तो कितना आंसर आ गया x इज इक्वल टू 37। तो ये आपके पास किसकी एज आ गई फादर की। तो आप देख सकते हैं अगर हम इन दोनों का सम करें तो कितना बनता है 50। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो फादर्स एज, फादर्स करंट एज, फादर्स करंट एज, तो बाप की जो मौजूदा एज है वो कितनी है 37, और ये इसको हमने x का नाम दिया था, और सन्स करंट एज वो कितनी है y, और वो कितनी है 13। तो आप देख सकते हैं दोनों को ऐड करने से 50 भी आ रहा है। तो पेज को मिनिमाइज करते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आ 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट वाला नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 45, यानी एक 2 डिजिट वाला यानी डबल डिजिट्स वाला नंबर है जो कि डिक्रीज कर रहा है कितना 45। तो पहले हम ये समझते हैं कि 2 डिजिट्स वाला जो नंबर रहता है वो दिखने में कैसा होता है, और सबसे छोटा 2 डिजिट वाला नंबर कौन सा है और सबसे बड़ा, और हम इनको एक पैटर्न के अकॉर्डिंग कैसे लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स 2 डिजिट्स वाले जो नंबर होते हैं वो 10 से स्टार्ट होते हैं और 99 पे एंड होते हैं, यानी सबसे छोटा 2 डिजिट्स वाला जो नंबर है वो 10 और सबसे बड़ा 99 है। अब इसमें से रैंडम हम कुछ नंबर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने एक नंबर सेलेक्ट कर लिया 53, एक मैंने सेलेक्ट कर लिया 64 और एक मैंने सेलेक्ट कर लिया 19, इस तरह से। तो हमने 4 और 5 क्लास में इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करना सीखे होते हैं कि जब हम इसे एक्सपेंड करके लिखते हैं तो आपको पता है 53 को हम लिख सकते हैं 50 प्लस 3। वैसे तो बहुत सारे मेथड से लिख सकते हैं और उनका सम करें तो 53 आता है, लेकिन हम एक खास तरीके से लिखेंगे जो कि सबसे बेसिक है और सबसे पहले हम सीखते हैं। इसको लिख सकते हैं 60 प्लस 4 और इसको 10 प्लस 9। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करें तो हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 3 लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसको मैं जरा हाईलाइट कर लेता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट देखें, इसको हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 4, इसको भी हाईलाइट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे 19 वाले पे आते हैं, इसको लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 9। अब यहाँ पे अगर आप एक चीज़ देखें गौर से तो कौन से ऐसे डिजिट्स हैं जो यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं। तो ये देखें 3 था पहले, बाद में 4 था और बाद में 9 था,
और ये भी आपको पता है कि जब आप 53 को दो डिजिट्स नंबर मतलब दो डिजिट वाला कोई भी नंबर डिस्कस कर रहे होते हैं जैसे कि 53, तो इसमें ये वाली प्लेस होती है यूनिट प्लेस, जिसको आप वंस प्लेस भी बोलते हैं, और ये वाली प्लेस कौन सी होती है, टेंस प्लेस। तो यूनिट वाला जो है वो डिजिट सिंगल ही लिखा जाएगा, जैसे कि ये तीनों लिखे गए, और टेंथ वाले को आप 10 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे, जैसे ये देखें 10 मल्टीप्लाई बाय 5, 10 मल्टीप्लाई बाय 6 और 10 मल्टीप्लाई बाय 1। तो यहाँ से हम एक पैटर्न बनाएंगे कि किसी भी दो डिजिट वाले नंबर में एक चीज़ कॉमन आ रही है, वो है 10। तो आप 10 तो आएगा ही आएगा जब भी आप दो डिजिट वाला जो नंबर है वो लेट करेंगे या लिखेंगे 10, और मल्टीप्लाई ये चेंज हो रहा है, ये देखें यहाँ पे 1 है, फिर 6 है, फिर 5 है, तो इसको हम कोई वेरिएबल का नाम दे देते हैं। इसी तरह ये भी चेंज हो रहा है, 9 फिर 4 फिर 3, कभी 2 आएगा, कभी 5 आएगा, कभी 7 आएगा, कभी 6 आएगा, तो इसका नाम हम रख लेते हैं y। तो ये एक नंबर बन गया, कौन सा नंबर, 2 डिजिट वाला। तो जब भी आपको बोला जाए 2 डिजिट्स नंबर, तो आप उसको जनरल फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं 10x प्लस y, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं y प्लस 10x, y प्लस 10x नहीं सॉरी, x प्लस 10y, ठीक है, x प्लस 10y। वो ऐसा क्यों लिख सकते हैं, उसकी रीज़न ये देखें, मुझे तो नहीं पता कि यूनिट प्लेस पे y है या फिर x है, और मुझे तो नहीं पता कि 10th प्लेस पे x है या y है, तो इस वजह से x और y को आप चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आई होप ये आपको 2 डिजिट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन की तरफ। तो दोबारा से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आर 2 डिजिट्स नंबर। तो सबसे पहले देखें स्टूडेंट, मैंने यहाँ पे पहले से लिख लिया कि लेट करेंगे x एंड y बी दी 2 डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर, यानी एक 2 डिजिट वाला नंबर है और उस x और y उसके क्या हैं, 2 डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे लेट कर लिया। अच्छा, अगर x और y उसके डिजिट्स हैं तो वो नंबर क्या होगा, खुद वो नंबर होगा x प्लस 10y। अभी आपको समझाया कि 2 डिजिट वाले नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस 10y, और या फिर 10x प्लस y, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। तो मैं इसको लेके चलूंगा आगे और इसके थ्रू हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन। तो 2 डिजिट वाला नंबर मैंने लेट कर लिया। अब पहली कंडीशन क्या कह रही है कि 2 डिजिट वाला जो नंबर है ना इज डिक्रीज्ड, यानी कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 45, ठीक है। तो हम पहले लिखते हैं 2 डिजिट वाला जो नंबर है वो है क्या, तो 10x प्लस y, ये 2 डिजिट्स वाला नंबर है, ये डिक्रीज कर रहा है कितना, 45। आगे पढ़ते हैं, व्हेन द डिजिट्स, अब डिजिट्स कौन है, x एंड y, आर रिवर्स्ड, जब डिजिट्स को रिवर्स किया जाए। अब इसका क्या मीनिंग है, ये देखें इक्वल लिखा, ठीक है। इक्वल लिखने के बाद हमने पहले ये नंबर क्या था, 10x प्लस वाई। अब आप y को इधर ले आए, x को उधर ले जाएं, इसको बोलते हैं रिवर्स करना, तो ये बन जाएगा नंबर 10y प्लस x, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको दोबारा यहाँ तक एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए कहा जा रहा था अ 2 डिजिट नंबर, तो हमने लिख दिया 2 डिजिट नंबर इज डिक्रीज्ड बाय 45, तो डिक्रीज बाय 45 का मतलब 45 माइनस किया, वन, ठीक है। व्हेन को हमने कह दिया इक्वल कह दिया, व्हेन द डिजिट्स, जब डिजिट्स को आप क्या करें, रिवर्स करें, तो ये रिवर्स हो गया डिजिट्स। 10 के साथ x है तो 10 के साथ y आ गया, और y एंड पे लिखा था वहां आ गया x, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो सिंप्लीफाई करने से क्या होगा, ये आ जाएगा 10x प्लस वाई, और ये 10y इधर आके हो गया माइनस 10y, इसी तरह x भी इस साइड पे आके हो गया माइनस x, और ये 45 दूसरी साइड पे जाके प्लस 10x माइनस x, कितना आंसर आ गया, 9x। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 9y इज इक्वल टू 45। उसके बाद स्टूडेंट क्या करेंगे, 9 कॉमन लेते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 9 1 जा 9 और 9 5 जा 45। तो कैंसिलेशन करने के बाद रिमेनिंग हमारे पास रह जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 5, इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में ये आगे ये कहा जा रहा है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स, अब डिजिट्स कौन है, x एंड y, तो उनका सम क्या हुआ, x प्लस वाई इज 11, ये सेकंड कंडीशन है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कहा जा रहा है कि डिजिट्स का जो सम है वो कितना है, 11, ये इक्वेशन नंबर 2 होगी। अब ये वैसे इस चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन बनता तो नहीं है क्योंकि इसमें क्वाड्रेटिक नहीं है, यहाँ पे भी क्वाड्रेटिक पार्ट नहीं है, यहाँ पे भी, ये दोनों लीनियर इक्वेशन है, लेकिन फिर भी दिया गया तो हमें इसको सॉल्व करना है। अब हम इक्वेशन 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को हम कर लेते हैं ऐड। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 5 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 11। तो जब हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो देखते हैं क्या आंसर आता है। ये दोनों कट हो जाएंगे, तो ये x और x, ये हो जाएगा 2x और ये 16। तो आंसर आपके पास x का आ जाएगा, x इज इक्वल टू 16 डिवाइड बाई 2, x का आंसर आ गया 8। तो एक डिजिट तो हमें मिल गया, क्योंकि x को हमने स्टार्ट पे क्या कहा था कि x और y ये दोनों के दोनों क्या हैं, डिजिट्स क्या। तो अब इसको पुट करते हैं आप किसी भी इक्वेशन में, पुट x इज इक्वल टू 8 इन इक्वेशन नंबर 2, मैं 2 में पुट कर रहा हूँ, 2 को जरा हाईलाइट भी कर देता हूँ, ये 2 है जिसमें मैंने पुट करना है, ठीक है। अब इसमें पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, सबसे पहले x है तो 8 प्लस वाई इज इक्वल टू 11, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 11 माइनस 8, y किसके इक्वल आ जाएगा, 3 के,
ये y की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब x भी हमने फाइंड आउट कर लिया, y भी फाइंड आउट कर लिया, लेकिन मसला ये कि हमने तो फाइंड करना है नंबर। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि नंबर विच इज इक्वल टू, किसके इक्वल था, 10x प्लस वाई। इसमें वैल्यू पुट करते हैं 10 इंटू 8 प्लस 3, तो ये आ जाएगा 80 प्लस 3, तो नंबर आ गया 83। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है, ये रिक्वायर्ड आंसर है 83, और यही हमने फाइंड करना था, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 8 हमने कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 को सबसे पहले हम रीड करेंगे और उसके बाद फिर इसको समझेंगे। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, कहा जा रहा है सम ऑफ टू नंबर्स इज 20। अब दो नंबर तो हमें पता नहीं है, तो हमने क्या कर लिए, लेट कर लिए। एक नंबर क्या है x और दूसरा नंबर क्या है y, ठीक है, एक नंबर x और दूसरा नंबर y। तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि x और y का जो सम है वो कितना है, 20। तो ये एक इक्वेशन हमने यहाँ से बना ली। अब आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। फाइंड द नंबर्स, नंबर फाइंड करें, यानी x भी फाइंड करें और y भी फाइंड करें। उसके बाद इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द अदर, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, ये देखें, इसमें ये कह रहा है नंबर फाइंड करें इफ द सम ऑफ फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द अदर। दोबारा फिर स्टेटमेंट देख लें, फाइंड द नंबर इफ दिस सम, तो सम का मतलब एडिशन आ गई, फर्स्ट नंबर, तो ये फर्स्ट नंबर आ गया, एंड स्क्वायर, ये स्क्वायर आ गया, और स्क्वायर किसका, अदर, यानी दूसरे नंबर का। यानी कि सम ऑफ द फर्स्ट नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द अदर नंबर, यानी कि सम किसका, पहले नंबर का और दूसरे नंबर के स्क्वायर का, वो सम कितना है, 40। तो यहाँ से हम बनाएंगे सेकंड कंडीशन, x प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। अब इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह दें और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अच्छा, अब हम इन दोनों को डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं, मतलब इक्वेशन 1 में से इक्वेशन 2 को माइनस करके। लेकिन आपको याद होगा हमने वो मेथड पढ़ा था एक्सरसाइज 2.5 में, कि जब आपके पास एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती थी, तो उसको हम थोड़ा सा जिस मेथड से सॉल्व करते थे उसी मेथड से मैं इसको यहाँ पे सॉल्व करूंगा। हम लीनियर में से किसी की वैल्यू बना लेते हैं, एक्स की वैल्यू बना लेते हैं, वो क्या आ जाएगी, 20 माइनस वाई। इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 20 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर 2। आप y की भी वैल्यू बना सकते थे, ठीक है, जरूरी नहीं कि x की बनानी है, y की भी बना सकते थे, वो आ जाएगी 20 माइनस एक्स। मैंने इस वजह से नहीं बनाई, यहाँ पे y का स्क्वायर था तो वो कैलकुलेशन थोड़ा ज़्यादा करनी पड़नी थी इस वजह से, बाकी आपकी चॉइस है। तो इस x की जगह क्या आ जाएगा, 20 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 40। वाई स्क्वायर को पहले लिखें, फिर माइनस वाई, फिर 20, और ये 40 इधर आके माइनस हो जाएगा, ये वाला 40। तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब हम करते हैं इस इक्वेशन की फैक्टराइजेशन। इस इक्वेशन को यहाँ पे एक दफ़ा दोबारा से लिख लेते हैं, वाई स्क्वायर माइनस वाई माइनस 20 इज इक्वल टू 0। अब लीडिंग कोफिशिएंट जो है इसका वो है 1। तो लीडिंग कोफिशिएंट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इस -20 से, तो आपके पास बनेगा 1 मल्टीप्लाई बाय -20, तो जो कि आंसर आएगा माइनस का 20। अब हमने क्या करना है, ये जो नंबर आया है इसको मैं ज़रा थोड़ा सही करके लिख लूँ, वो आगे एंड पे सही नहीं लिखा जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय -20, ये आ गया -20। अब माइनस को थोड़ी देर के लिए आप भूल जाएंगे, माइनस आई नहीं। अब आपने ऐसे दो नंबर ढूंढने हैं जिनको आप मल्टीप्लाई करें तो आंसर आए माइनस का 20, और उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से आपके पास आंसर कितना आना चाहिए, मिडल टर्म, जो कि मिडल में क्या लिखा हुआ है, -1। तो अब देखिए हम इसको किस तरह से सिंप्लीफाई करते हैं। तो 20 को सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे 1 के टेबल पे, तो आंसर आएगा 20। इन दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी -1 नहीं आएगा, तो ये फैक्टर नहीं है। ये माइनस को हम इग्नोर करेंगे, बाद में जाके एडजस्ट हो जाएगा, आपने यहाँ पे सिर्फ 20 लिखना है। फिर उसके बाद स्टूडेंट हम 20 को डिवाइड करेंगे 2 पे, तो आंसर आएगा 10। अब इस 10 को 2 में ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास -1 नहीं आएगा, तो ये हो गया गलत। 23 के टेबल पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको करेंगे 4 के टेबल पे। 20 डिवाइड बाय 4, तो आंसर आया 5। तो अब देखिए 5 में से अगर 4 को माइनस करते हैं तो हमें 1 मिल जाता है, लेकिन हमें कौन सा 1 चाहिए, माइनस का। तो हम ग्रेटर वैल्यू के साथ माइनस लगाएंगे और स्मॉलर के साथ प्लस लगाएंगे, तो कितना आंसर आएगा, माइनस का 1। अब इन दोनों को जरा मल्टीप्लाई भी करके देख लें कि ये जो ऊपर नंबर लिखा हुआ है क्या ये आता है, तो -5 मल्टीप्लाई बाय +4, तो -20, तो ये आ रहा है। इसका मतलब इसकी फैक्टराइजेशन होती है, तो वाई स्क्वायर माइनस का 5y और +4y, -5 और +4 ये दो इसके फैक्टर हैं, और फिर लास्ट पे लिख दिया +20 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से आप y कॉमन लें तो रिमेनिंग क्या आ जाएगा, y -5। इन दोनों में से +4 कॉमन लें तो रिमेनिंग आ जाएगा आपके पास। ये एक छोटी सी मिस्टेक हमने कर दी है, इसको करेक्शन करते हैं। यहाँ पे प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस है, ये वाला, ये माइनस है ना, मैं गलती से प्लस लिख दिया। अब 4 कॉमन ले लिया तो y -4 का टेबल कहाँ तक पढ़ें कि 20 आए, तो 5 तक। अब ये देखें, ये ब्रैकेट वाला जो पार्ट है ये सेम है, इसको कॉमन ले लें, y -5 और इधर आ जाएगा y +4 इज इक्वल टू 0। तो y -5 को 0 के इक्वल रखें और y +4 को 0 के इक्वल रखें, तो y किसके इक्वल आएगा, 5 के। ये आपको y की एक वैल्यू मिल गई,
और y इज इक्वल टू -4, ये y की आपको सेकंड वैल्यू मिल गई। अब हमने क्या करना है, इन दोनों वैल्यूज़ को 1 बाय 1 किसी इक्वेशन में पुट करना है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में पुट करूँगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन 1 में पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू 20, x इज इक्वल टू 20 माइनस 5, तो x इज इक्वल टू कितना आ गया 15, एक ये वैल्यू आ गई आपके पास, ठीक है। उसके बाद दूसरा देखें, पुट ये वाली वैल्यू पुट करते हैं, पुट y इज इक्वल टू -4 इन इक्वेशन नंबर 1। अब इसमें -4 पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 20 माइनस -4, तो x का आंसर कितना आ गया 24, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं आपके पास दो डिफरेंट आंसर्स आए हैं। तो अब जरा तवज्जो करें कि कंडीशन देखें कि क्या ये दोनों आंसर सही हैं या गलत है। पहले तो इनको देखें कि अगर x 15 हो और y 5 हो, तो देखें इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है कि आप 5 में 15 ऐड करें तो कितना होता है 20, तो इसका मतलब ये आंसर सही है। उसके बाद ये देखें कि 24 और माइनस का 4 मिलकर 20 बनाते हैं, बिल्कुल बनाते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे क्या क्या आंसर आ जाएगा, एक तो 15 और 5 और दूसरा आंसर क्या आता है 20 एंड -4। तो ये दो पॉसिबल इसके आंसर्स हैं। तो हम यहाँ पे इसको लिखते हैं, हम यहाँ पे लिखेंगे सो द नंबर्स आर, तो नंबर्स कौन कौन से होंगे, या तो 15 एंड 5 होंगे, एक तो ये, ठीक है, एंड, और या फिर 24 एंड -4 होंगे, ठीक है। ये दोनों इसके आंसर्स हैं, या तो आंसर 15 एंड 5 है और या फिर 24 एंड -4 है, ठीक है। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 को स्टूडेंट सबसे पहले हम रीड करेंगे अच्छे से और फिर उसको जो इक्वेशन वगैरह बना के सॉल्व करेंगे। इसमें कहा जा रहा है द रेसिप्रोकल। अब रेसिप्रोकल का मतलब क्या होता है कि अगर आपके पास कोई नंबर लिखा हुआ है 2 डिवाइड बाई 3, तो आप इसका रेसिप्रोकल लिखेंगे 3 डिवाइड बाई 2, यानी इन दोनों की पोजीशन आपस में चेंज करनी होती है, इसको बोलते हैं रेसिप्रोकल लेना। द रेसिप्रोकल ऑफ द सम, यानी किसी कुछ नंबर्स हैं उनका सम है, उसका रेसिप्रोकल लेना। आगे पढ़ते हैं, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल, फिर आ गया रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर्स, ठीक है। तो पहले हम सिर्फ इतनी बात पढ़ेंगे, रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स। तो पहले मुझे टू नंबर्स लेट करने होंगे। सपोज कर लिया फर्स्ट नंबर x है, दूसरा नंबर है y, तो इन दोनों का रेसिप्रोकल क्या बनेगा, x का रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय x, y का रेसिप्रोकल क्या बनेगा 1 डिवाइड बाय y। तो ये अभी तक मैंने इतना क्वेश्चन आपको समझाया है रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स। तो वो टू नंबर्स हैं x एंड y, और x का रेसिप्रोकल 1 डिवाइड बाय x, y का 1 डिवाइड बाय y। अब उसके बाद आप देखें इसका फिर सम भी करना है। तो ये देखिए जैसा कि मैंने पहले से लिखा हुआ है, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स, इसको कंप्लीट करते हैं, सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स, यानी दो नंबर्स के रेसिप्रोकल्स का सम, तो वो क्या आएगा 1 डिवाइड बाय x प्लस 1 डिवाइड बाय y। इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, तो इसका एलसीएम आएगा एक्स वाई। अब यहाँ पे एलसीएम आया एक्स वाई, तो इधर क्या आ जाएगा y और यहाँ क्या आ जाएगा x। इसको मैंने थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखें ये जो मैंने बनाया ना सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर, अब इसका रेसिप्रोकल लेना है। अब पढ़ते हैं स्टेटमेंट दोबारा से। ये देखें आपको कहा जा रहा है द रेसिप्रोकल, किसका रेसिप्रोकल ऑफ द सम, तो वो आ गया सम, ये सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ टू नंबर, ये दो नंबर्स के रेसिप्रोकल, ये उनका सम, और उसको सिंप्लीफाई किया तो कुछ ऐसा आंसर आया। अब इसका रेसिप्रोकल लेना है हमने यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इस तरह से लिखते हैं, नाउ अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन के जो आपके पास कंडीशन गिवन है उसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं। तो वो कंडीशन क्या है, वो कंडीशन ये है कि दो नंबर्स के सम के रेसिप्रोकल का बी रेसिप्रोकल, ये 1 डिवाइड बाय का मतलब है कि हम इसका क्या ले रहे हैं रेसिप्रोकल। ये देखें ये आपके पास पहले था सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ टू नंबर्स, ये इसका आंसर। अब इसका बी रेसिप्रोकल लेना है, ठीक है, तो वो आ गया 1 डिवाइड बाय, तो इधर आएगा इक्वल टू, इज मीन इक्वल टू किसके इक्वल है 12 डिवाइड बाय 5। आगे अब ये कहा जा रहा है फाइंड दी नंबर्स, उन नंबर्स को फाइंड करें इफ देयर सम इज 10। अब ये सेकंड कंडीशन है, तो पहले हम फर्स्ट कंडीशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें, फिर उसके बाद सेकंड पे आते हैं। तो स्टूडेंट आपको पता है जब भी ऐसे लिखा हो तो ये जो नंबर है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये बन जाएगा एक्स वाई और यहाँ रह जाएगा एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 12 डिवाइड बाय 5। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 5xy इज इक्वल टू 12 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 5xy इज इक्वल टू 12x प्लस 12y, तो 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 5xy। ये आपके पास बन गई पहली इक्वेशन। इस रफ वर्क को यहाँ से करते हैं रिमूव, और फिर हम जो है ना यहाँ पे बाकी का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। पहले पढ़ते हैं, फाइंड दी नंबर्स, नंबर फाइंड करें इफ देयर सम, किनका सम, पहले नंबर का और दूसरे नंबर का, इज 10। अब यहाँ पे लिखेंगे जी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या आंसर बनेगा। तो सेकंड कंडीशन में ये कहा जा रहा है कि इन दोनों नंबर्स का जो सम है वो कितना है 10।
तो यहाँ से आप किसी की वैल्यू बना लें। मैंने x की वैल्यू बना ली। अब मैंने वैल्यू क्यों बनाई, मुझे कैसे याद रहेगा मैंने वैल्यू बनाना है। ये देखें, ये एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट केस है जिसमें आपके पास एक लीनियर और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। अब स्टूडेंट आप यहाँ पे कहेंगे कि कहाँ पे क्वाड्रेटिक है, ये तो क्वाड्रेटिक है ही नहीं। तो देखें, जब भी आपके पास प्रोडक्ट आएगा वेरिएबल्स का, तो 1 पावर इसकी और 1 इसकी, तो टोटल कितनी पावर बनती है 2। यानी इसकी हाईएस्ट जो इसकी जो डिग्री है वो 2 है। डिग्री का मतलब हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल। तो पहले वाली जो इक्वेशन है वो क्वाड्रेटिक और दूसरे वाली जो इक्वेशन है वो लीनियर है। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे इस वैल्यू को, अब हम यहाँ पे लिखते हैं, बल्कि ऐसे करते हैं, उस इक्वेशन को मैं दोबारा से लिख लेता हूँ यहाँ पे। क्या इक्वेशन थी, 12x प्लस 12y इज इक्वल टू 5xy। अब इसमें मैंने x की जगह रिप्लेसमेंट करनी है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा पुट x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई इन इक्वेशन नंबर इन अबव इक्वेशन। ठीक है, बस इतना लिख दिया क्योंकि इक्वेशन तो लिख दिया। तो अब इसमें पुट करते हैं, ये x की जगह क्या आ जाएगा 10 माइनस वाई और प्लस 12y इज इक्वल टू 5 इंटू एक्स की जगह क्या आ जाएगा 10 माइनस वाई और इंटू वाई। ठीक है, इस तरह से लिख दिया हमने यहाँ पे। उसके बाद देखिए, इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, 120 माइनस 12y और प्लस 12y, ये आ गया आपके पास माइनस का 12y और प्लस का 12y। उसके बाद ये हो जाएगा 5, पहले आप y को मल्टीप्लाई कर लें तो ये आ जाएगा 10y माइनस वाई स्क्वायर। ये दोनों कट हो गए, तो 120 इज इक्वल टू 5 को मल्टीप्लाई करें तो 50y माइनस 5y स्क्वायर। इन दोनों को इधर ले आए तो ये इधर आके प्लस हो जाएगा 5y स्क्वायर, 50 वाला माइनस हो जाएगा और 120 अपनी जगह पे रहेगा। अगर आप गौर से देखें तो हम यहाँ से 5 कॉमन ले सकते हैं, तो 5 कॉमन लिया, वाई स्क्वायर यहाँ से 5 कॉमन लिया, तो 5 का टेबल 10 तक पढ़ें तो फिर ये आता है, और 120 इसको हम लिखेंगे 5 2 10 और 5 4 20, तो वाई स्क्वायर माइनस 10y प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, ये जो 5 है उधर जाकर 0 से डिवाइड होकर 0 हो गया। अब हमने इसको फर्दर सिंप्लीफाई करना है, तो ये देखिए मैं इसके फैक्टर्स बनाऊंगा यहाँ पे। तो लीडिंग कोएफिशिएंट है 1, तो यहाँ पे आपने लिख दिया 1 को मल्टीप्लाई किया 24 से, तो आंसर है 24। अब हमने यहाँ पे स्टूडेंट्स दो ऐसे नंबर ढूंढने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें तो 24, और उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से क्या आंसर आएगा, माइनस का 10। ये तो 24 का जब हम 1 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 24। तो 24 और 1 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से कभी भी माइनस 10 नहीं आएगा, तो ये गलत हो गए। तो 24 को जब आप 2 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 12। 12 में 2 ऐड करें 14, 12 में 2 माइनस करें 10, तो 10 आ रहा है यहाँ से। तो इसका मतलब है कि मुझे माइनस 10 चाहिए, तो इसके साथ माइनस और इसके साथ प्लस, तो आंसर आ गया माइनस 10। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये माइनस और ये प्लस मिलके क्या आएगा, माइनस, और 12 टू द 24, लेकिन मुझे क्या चाहिए, प्लस का 24। इसका मतलब है कि ये वाले फैक्टर भी गलत हो गए। तो 24 को आप करते हैं 3 के टेबल पे, तो आंसर कितना आता है 8। 8 3 दा 8 और 3 को ऐड करें 11 और माइनस करें 5, तो यहाँ से भी माइनस 10 नहीं आ रहा, तो ये भी गलत हो गई। अब 24 को जब हम करेंगे 4 के टेबल पे, तो यहाँ से आएगा 6, और 6 और 4 को ऐड करने से 10 आता है। अब ऐड करने के दो मेथड है कि आप दोनों के साथ प्लस लगाएं, और दूसरा मेथड ये है कि दोनों के साथ माइनस लगाएं। तो मुझे ये माइनस वाले फैक्टर चाहिए, ये वाले, तो इससे आपके पास क्या आएगा, माइनस का 10 आएगा। अब जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे -4 और -6 को, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो इससे आपके पास 24 भी आ जाएगा प्लस का। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फैक्टर्स, वाई स्क्वायर माइनस 6y माइनस 4y और प्लस 24 इज इक्वल टू 0। कॉमन इन दोनों में से क्या आएगा, y, तो y माइनस 6 रह गया। यहाँ से कॉमन क्या आएगा, माइनस का 4। ये आपको पहले बताया हुआ है कि यहाँ पे हमेशा आपने थर्ड टर्म का जो साइन है वही लिखना है। -4 कॉमन ले लिया तो y, ये माइनस और ये प्लस मिलके माइनस, और 4 6 24, तो ये y माइनस 6 और y माइनस 6 क्या आ गया, कॉमन आ गया, तो बाकी रह गया y माइनस 4। अब इनको जो है जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, y माइनस 6 0 के इक्वल और y माइनस 4 0 के इक्वल। तो y किसके इक्वल आ गया, 6 के इक्वल आ गया 1, और y किसके इक्वल आ गया 4 के। अब ये दो वैल्यूज आ गई हैं, इनको 1 बाय 1 हमने ऊपर जो एक इक्वेशन बनाई थी, ये इक्वेशन नंबर 2, उसमें पुट करना है, ये वाली इक्वेशन में जिसमें लिखा था x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पुट y इज इक्वल टू 6 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 इधर मैं लिख लेता हूँ। इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, वरना पेज बार बार ऊपर नीचे करना पड़ेगा, ये है, ठीक है, इसको हाईलाइट कर दिया। अब इसमें पुट करते हैं, तो x इज इक्वल टू 10 माइनस, इस y की जगह क्या लिख देंगे 6, तो x इज इक्वल टू किसके इक्वल आ गया 4 के, तो एक वैल्यू हमें यहाँ से ये मिल गई। और दूसरा इधर लिख लेते हैं पुट, दूसरी वैल्यू यहाँ पे लिख लेते हैं पुट पुट y इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में, और इक्वेशन नंबर 2 लिखी हुई है यहाँ पे ये वाली। तो x इज इक्वल टू 10 माइनस 4, x किसके इक्वल आ गया 6 के, ठीक है। तो ये दो नंबर्स आपके पास आंसर आ गए। ये देखें यार, अगर x 4 है तो y 6 है,
और अगर x 6 है तो y 4 है। तो ये दो नंबर्स आपके आंसर आ गए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, सो द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तो वो नंबर क्या है, या तो 4 एंड 6 और या फिर आप कह सकते हैं 6 एंड 4। ये मैंने इसके अकॉर्डिंग लिखा है। पेज को जरा मिनिमाइज करते हैं, अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। और ये देखें ये कंडीशन भी फुलफिल हो रही है। सेकंड इक्वेशन क्या थी कि उन दोनों नंबर का सम कितना होना चाहिए, 10। तो आप देखें 4 और 6 को करें या 6 और ये दूसरा नंबर तो लिखा ही नहीं, 6 और 4 को करें तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 10 ही आएगा। ठीक है, तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। अ ग्रुप ऑफ 1025 स्टूडेंट्स फॉर्म 2 स्क्वायर पैटर्न्स। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स कितने हैं 1025, जो कि क्या बनाते हैं, 2 स्क्वायर पैटर्न्स बनाते हैं। अब ठीक है, अब स्क्वायर पैटर्न पहले समझ लें कि क्या होता है। स्क्वायर पैटर्न का मतलब है कि इस तरह का पैटर्न कि जिसमें लेंथ और विड्थ सेम हो। ठीक है, यानी आप इस तरफ से काउंटिंग करें, 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 हर साइड से आपको डिफरेंट लेंथ मिले। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पैटर्न। आगे पढ़ते हैं। ड्यूरिंग मॉर्निंग असेंबली, अक्सर होता है ना स्कूल्स या कॉलेजेस में असेंबली होती है तो बच्चे लाइनों में खड़े होते हैं। ठीक है, और सम टाइम एक सीक्वेंस के साथ आपने लाइंस में खड़ा किया होता है। तो यहाँ पे स्क्वायर फॉर्म बनाने का मकसद यह है, जैसे सपोज करें आपने इस तरह की एक स्क्वायर बनाई है कि आपने एक लाइन में ना 4 बच्चे खड़े किए हैं, तो आपको इसको स्क्वायर बनाने के लिए उतनी ही लाइन्स बनानी पड़ेंगी। ये देखें, मैं एक दफ़ा बना लूँ फिर आपको बताता हूँ। ये देखें अब ये देखें टोटल मैंने रोज़ बनाई हैं 4, 1 2 3 एंड 4 रोज़। तो आप देखें हर रो में उतने ही बच्चे हैं जितनी मैंने रोज़ बनाई, 4, इसी तरह यहाँ पे भी 4, इसी तरह यहाँ पे भी 4 और इसी तरह यहाँ पे भी 4। तो 4 रोज़ और हर रो में कितने बच्चे, 4 स्टूडेंट्स। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पैटर्न। स्क्वायर पैटर्न का मतलब ये देखिए, मैं इधर से काउंटिंग करूँ तो देखिए 4 स्टूडेंट बन रहे हैं, इधर से काउंटिंग करूँ फिर भी 4 स्टूडेंट बन रहे हैं। ठीक है, मैं इधर से काउंटिंग करूँ फिर भी 4 स्टूडेंट बन रहे हैं और मैं इधर से काउंटिंग करूँ फिर भी 4 स्टूडेंट बन रहे हैं। तो इसको बोलते हैं स्क्वायर पैटर्न। आई होप कि आपको स्क्वायर पैटर्न की समझ आ गई होगी। आगे देखें, 1 स्क्वायर पैटर्न कंटेन्स 5 मोर स्टूडेंट्स देन दी अदर, कि एक स्क्वायर पैटर्न में दूसरे स्क्वायर पैटर्न की निस्बत कितने स्टूडेंट ज़्यादा हैं, 5। ठीक है जी, अब पहले तो इसको समझते हैं। ये मैंने 4 लाइंस बनाई और हर लाइन में कितने स्टूडेंट आ गए, 4। तो ये 4 का स्क्वायर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 16 है। कि अगर मैं 4 ही लाइंस बनवाऊँ और हर लाइन में 4 ही स्टूडेंट हो, ठीक है, स्क्वायर पैटर्न स्क्वायर। तो अगर आप 5 स्टूडेंट इसमें और ऐड कर दें, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 एंड 16। ठीक है, ये 16। अब मुझे इसमें 5 और ऐड करने, सपोज करें मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 1 2 3 4 एंड 5। तो आप देखें इतना, अगर आप गौर से देखें ये और ये रह गया साइड पे, तो ये तो स्क्वायर पैटर्न नहीं बन रहा। और इसके अलावा देखें ये 1 2, या आपने लाइंस कितनी बनाई, 1 2 3 4 5, लेकिन हर लाइन में 5 स्टूडेंट नहीं है। ये देखें 4 स्टूडेंट है। तो इसका मतलब है कि ये स्क्वायर पैटर्न नहीं बना। इसका मतलब कि यहाँ पे इन्फॉर्मेशन में कुछ गड़बड़ है। ठीक है, वो गड़बड़ क्या है या इशू क्या है, ये देखें। अगर ये स्टेटमेंट कुछ ऐसे होती ना, 5 मोर स्टूडेंट्स इन ईच रो, अब ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होनी थी। और जो गिवन इन्फॉर्मेशन है अगर उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करेंगे तो क्वेश्चन कभी भी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, इन ईच रो यानी हर रो में 5 होने चाहिए। अब जरा देखें कि हर रो में हम 5 बनाते हैं, इधर भी 5 आ गए, इधर भी 4 पहले से, एक और आ गया 5, इधर भी 5 और इधर भी 5। तो अब आप देखें रोज कितनी है, 1 2 3 4 5, और हर रो में कितने कितने स्टूडेंट, 5, ये वाले 5, ये वाले 5 और ये वाले 5। तो टोटल हो गए 25। ठीक है, तो ये आपने पहले अपनी बुक पे जो स्टेटमेंट है उसमें ये एक्स्ट्रा चीज़ ऐड करनी है। ठीक है, तो आपके पास 2 स्क्वायर पैटर्न बन रहे हैं, एक का स्मॉलर तो दूसरा ऑब्वियसली ग्रेटर होगा क्योंकि उसमें पहले वाले से 5 ज़्यादा है, और 5 ज़्यादा का मतलब हर एक रो में 5 मोर है। ठीक है, तो आई होप ये जो रफ फ़र्क मैंने आपको समझाया, इन्फॉर्मेशन समझाई, ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम इसको थोड़ा सा नीट करके लिखते हैं और फिर इसको स्टार्ट करते हैं। जी स्टूडेंट, तो यहाँ पे मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख लिया ताकि इसको लिखने पे जो है टाइम ज़्यादा ज़ाया ना हो और हमारी वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबी ना बने। सबसे पहले देखिए मैंने लिखा है, मैंने जैसे कि आपको समझा दिया कि 2 स्क्वायर पैटर्न है हमारे पास, एक ये और दूसरा थोड़ा इससे बड़ा है। यानी सपोज करें अगर इसमें x जो है स्टूडेंट्स हैं हर एक रो में, तो इसमें होंगे हर एक रो में कितने, x+5, यानी उससे 5 ज़्यादा। और ये जो एक्स्ट्रा पार्ट जो है मैंने आपको बता दिया कि आपने इसमें ऐड करना है। हमने यहाँ तक क्वेश्चन पढ़ा था, बाकी भी पढ़ते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न, यानी इस पैटर्न में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है वो फाइंड करने और इस पैटर्न में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट है वो फाइंड करने। तो देखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, स्मॉलर पहले मैंने स्मॉलर स्केयर के लिए लेट किया कि लेट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, वो है x इसमें। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस पूरे पैटर्न में कितने होंगे, x स्केयर। अब आप सोचेंगे कि x स्केयर कैसे हो गया, जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक शेप बनाई थी इस तरह। ठीक है, अब इसमें हर एक रो में कितने बच्चे थे, 4।
ठीक है। तो टोटल कितने स्टूडेंट आए इस स्क्वायर पैटर्न में 16 यानी 4 का स्क्वायर इस तरह से, ठीक है। तो इस वजह से एक्स स्क्वायर यहाँ पे आ गया, यानी आप ये समझ लें कि आपने उस स्क्वायर पैटर्न का एरिया बताना है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है मुराद ये है यहाँ पे। फिर स्मॉल फॉर लार्जर स्क्वायर के लिए हमने क्या किया कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच रो, तो वो कितने पहले वाले से 5 ज़्यादा, अगर इसमें x है तो इसमें x + 5, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन लार्जर स्क्वायर वो कितने होंगे कि जितने एक रो में है उसका स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको ये चीज़ बताई, ठीक है। तो डाटा हमने लिख लिया, अब हम इसके अकॉर्डिंग वर्किंग करके इसको प्रॉपर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखिए इसमें यह बताया जा रहा था a group of 1025 स्टूडेंट्स फॉर्म टू स्क्वायर पैटर्न। ये अब इंफॉर्मेशन हम यूज़ करेंगे कि ये दोनों जो स्क्वायर पैटर्न है ये मिलके कितने स्टूडेंट्स आपको देते हैं 1025। तो अब हम यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। अब गिवन कंडीशन क्या है कि ए स्मॉलर स्क्वायर में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं प्लस ग्रेटर में जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं उन दोनों को अगर हम ऐड करें तो टोटल कितने स्टूडेंट्स आते हैं 1025। 1000 कितने आते हैं 1025 स्टूडेंट्स आते हैं, ठीक है। अब इसको हमने क्या करना है, फर्दर करना है सिंप्लीफाई, और देखते हैं कि क्या आंसर आता है। इसको ओपन करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको ओपन करेंगे तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर +2 × x × 5 और +5 स्क्वायर और -1025, ये इधर आके क्या हो गया, माइनस हो गया। एक्स स्क्वायर +x स्क्वायर +10x +25 -1025 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 2x स्क्वायर +10x -1000 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेंगे, x स्क्वायर +5x 2 5 ज़ा 10 और -2 का टेबल 500 तक पढ़ें तो 1000 आता है। अब 2 उधर जाके 0 से डिवाइड होके क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो बाकी आपके पास ये इक्वेशन रहेगी। अब इस पे आप लगाएं क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो हम यहाँ पे बोलेंगे a इज़ इक्वल टू 1, b इज़ इक्वल टू 5 एंड c इज़ इक्वल टू -500, यानी कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। तो हम इसको सोल्व करने के हमारे पास बेशुमार मेथड हैं, हम उसमें से जो है क्वाड्रेटिक फार्मूला वाला मेथड जो है वो यूज़ करें। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखते हैं x इज़ इक्वल टू -b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर -4ac डिवाइड बाय 2a। अब इसमें वैल्यू पुट कर दें, -5 प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 5 स्क्वायर -4 × 1 × -500 और -500 डिवाइड बाय 2 इंटू a की वैल्यू कितनी है 1। ये यहाँ पे माइनस क्लियरली नज़र नहीं आ रही, तो लगाते हैं। तो x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25 और प्लस इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2000 डिवाइड बाय 2। तो x इज़ इक्वल टू 5 प्लस माइनस इन दोनों को ऐड किया तो 2025 डिवाइड बाय 2। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 प्लस माइनस 2025 का स्क्वायर रूट होता है 45। उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2। अब इसको स्क्रीन को थोड़ा नीचे करते हैं। अब यहाँ पे हम इसको लिखेंगे एक दफ़ा प्लस में 5 प्लस 45 डिवाइड बाय 2 और x इज़ इक्वल टू 5 माइनस 45 डिवाइड बाय 2। तो x इज़ इक्वल टू इसको जब सॉल्व करेंगे 45 प्लस 5 50 डिवाइड बाय 2 तो कितना आ गया 25। और इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे, बल्कि सॉरी यहाँ पे माइनस भी आएगा, इसके साथ माइनस भी है, तो हमें ये वाला चेंज करना पड़ेगा यहाँ पे, ये एक मिनट, ये तो ये हो जाएगा x इज़ इक्वल टू 40 डिवाइड बाई 2, तो आंसर आ गया 20, ठीक है। और यहाँ पे भी माइनस आएगा, ये थोड़ी सी मिस्टेक थी, इसको देख लीजिएगा। तो ये होगा x इज़ इक्वल टू -50 डिवाइड बाई 2, तो x इज़ इक्वल टू -25, ये दूसरा आंसर आ गया, ठीक है। अब आपको पता है कि जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है ना वो नेगेटिव तो नहीं हो सकते, तो इसलिए इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, इग्नोर कर देंगे, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे सिंस द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन नेवर बी नेगेटिव सो x इज इक्वल टू -5 इज निगलेक्टेड। तो ये वाला है, ठीक है, x इज इक्वल टू 20। लेकिन ये आंसर तो नहीं है, अब बाकी का आंसर मैं इधर लिखता हूँ। तो हमने फाइंड करने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, तो हम यहाँ पे लिखेंगे, वर्डिंग लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। हमने फाइंड क्या करना था, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो हमने स्टूडेंट्स ये फाइंड करना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन ईच पैटर्न, यानी स्मॉलर स्क्वायर में कितने स्टूडेंट है वो बताने और लार्जर स्क्वायर में कितने स्टूडेंट्स हैं वो बताने। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन स्मॉलर स्क्वायर पैटर्न। तो इसको हमने क्या लेट किया था, इसको हमने लेट किया था x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 20 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 400। दूसरा क्या था, इसी तरह से आप वर्डिंग लिखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन लार्जर स्क्वायर पैटर्न, ठीक है, लार्जर स्क्वायर पैटर्न। तो उसमें कितने आएंगे, x प्लस 5 का होल स्क्वायर था ना, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो किसके इक्वल आ गया 25 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 625। तो ये हमने फाइंड करना था। ये देखें, अब आप इसको
और इस आंसर को ऐड करें तो टोटल आपके पास कितना आंसर आएगा, वो जो स्टार्ट पे था कि टोटल स्टूडेंट्स कितने होने चाहिए 1025, तो उतना आंसर आएगा। ठीक है, अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास है। सबसे पहले पढ़ते हैं स्टेटमेंट। सम ऑफ स्क्वायर्स यानी स्क्वायर्स का सम ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स इज 145। ठीक है, अब वैसे जो है हम पहले भी इसको पढ़ चुके हैं कि ये जो वर्डिंग लिखी हुई है टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, इनको हम क्या लेट करते होते हैं, अगर एक x है तो दूसरा होता है x+1। ये मैंने आपको इस तरह भी समझाया हुआ है कि ये आपके पास होते हैं पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, यानी इनमें 1 1 का डिफरेंस होता है। अगर इसको हम 1 लिखें, इस 2 वाले को लिखें 1+1, इसको लिखें 1+2, इसको लिखें 1+3, तो आप देख सकते हैं कि ये जो 1 है ये सब में कॉमन आ रहा है, तो इसको लेट करके x लिख लें तो पहला नंबर x हो गया, फिर इसकी जगह x लिखेंगे तो ये आएगा x+1, फिर इसकी जगह x लिखेंगे तो ये x+2, फिर इसकी जगह x लिखेंगे तो x+3 और सो ऑन, इस तरह से चलता जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपको पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर बोला जाए तो इसका मतलब अगर एक x है तो दूसरा उससे एक ज़्यादा होगा, और अगर आप एक पहला लेट करते हैं x+1 तो दूसरा 1 मोर करके x+2, तो इस तरह से। ठीक है, अब अगर स्टूडेंट अगर हम सिर्फ पहले वाली इन्फॉर्मेशन पढ़ें तो उससे हम अपना सारा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपको ये कहा जा रहा है कि दो नंबर हैं जो कि कंसेक्यूटिव हैं, उनके स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 145, तो यहाँ से आप नंबर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है तो हमने उस इन्फॉर्मेशन के को यूज़ करते हुए ये काम करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे, लेट टू, बल्कि इसको मैं पहले लिख लेता हूँ, ये मैंने कुछ इन्फॉर्मेशन लिख ली है तो दोबारा से देखते हैं इसको। ये देखिए सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, तो मैंने सबसे पहले लेट किए टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स, कौन कौन से हैं, एक x और दूसरा y। वैसे नॉर्मली हमें पता है कि एक x होता है और एक x+1 होता है, तो इसमें आगे भी कुछ इन्फॉर्मेशन है ये वाली, तो इस वजह से एक x और दूसरा y लेट किया। बेसिकली हमने इसका नाम y रखा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब आगे देखें ज़रा इसमें और क्या काम करना है, एक मिनट इसको पहले जी। तो अब इसमें हमने और क्या काम करना है जी, आगे स्टेटमेंट पढ़ते हैं। पहली कंडीशन ये है कि इन के सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर इज 145, यानी कि आपके पास ये जो दोनों नंबर हैं जो कि टू पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं, इनके स्क्वायर का जो सम है वो कितना है 145। तो एक नंबर ये है, दूसरा नंबर ये है, इनका स्क्वायर और स्क्वायर का सम इज इक्वल टू 145। तो ये पहली कंडीशन थी, इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके बाद कह रहे हैं द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस है, इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, द डिफरेंस ऑफ देयर स्क्वायर्स, यानी इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, यानी x का स्क्वायर और y का स्क्वायर, और इनके डिफरेंस का मतलब x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। ठीक है, वो कितना है 17 है, तो हम ये हमारे पास आ गई दूसरी इक्वेशन। तो एंड पे ये कहा जा रहा है फाइंड दी नंबर्स के, वो नंबर फाइंड करके दें। अब स्टूडेंट ये दोनों इक्वेशन अगर आप गौर से देखें तो इनमें x स्क्वायर और y स्क्वायर के कोफिशिएंट, जैसे हम वो लीनियर इक्वेशन को नहीं सोल्व कर रहे होते कि अगर आपके पास एक इक्वेशन ये है और दूसरी इक्वेशन ये है, तो आप क्या करते होते हैं, वो कोफिशिएंट्स को इक्वल बना के ऐड या सब्ट्रैक्ट करके फिर किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करते हैं, वो मेथड करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें x के भी कोफिशिएंट सेम है, y के भी सेम है, तो इसमें हमें ज़्यादा फायदा ये देखें, तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन नंबर 1 प्लस इक्वेशन नंबर 2, तो इनको ऐड कर देंगे, तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 145, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 17। अब जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये दोनों कट हो जाएंगे, 2x स्क्वायर इज इक्वल टू, इनको जब आप ऐड करेंगे तो 162 आ जाएगा। ठीक है, अब हमें x की वैल्यू चाहिए तो 2 उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 81, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर इज इक्वल टू 81। तो यहाँ से स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आएगा प्लस माइनस 9। ठीक है, 81 का 9। अब प्लस माइनस क्यों आया, क्योंकि आपके पास x की पावर 2 थी तो 2 आंसर आने चाहिए थे। ठीक है, अब इनको जरा सेपरेट करके लिखते हैं, x इज इक्वल टू 9 और x इज इक्वल टू -9। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में देखिए आपको क्या कहा जा रहा था कि दो पॉजिटिव कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। ठीक है, पॉजिटिव, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। क्यों इग्नोर करेंगे, ये निगलेक्ट करेंगे, इसको निगलेक्ट कर देंगे क्योंकि ये नेगेटिव है। तो ये आपका फिर रिक्वायर्ड आंसर हुआ x। अब इसको पुट करना है किसी एक इक्वेशन में पुट कर दें, तो मैं इसको पुट करता हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं पुट x इज इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में पुट करते हैं, सबसे पहले देखें x का स्क्वायर है तो इसकी जगह आ जाएगा 9 स्क्वायर, फिर उसके बाद नेक्स्ट माइनस y स्क्वायर, तो इसकी जगह लिख दिया माइनस y स्क्वायर इज इक्वल टू 17। 9 का स्क्वायर 81, ये 17 इधर आके -17 और माइनस y स्क्वायर उधर जाके प्लस y स्क्वायर। तो इन दोनों को जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 64 इज इक्वल टू y स्क्वायर। ये एक दफ़ा चेक कर लें, 64 ही आता है, 11 में 7 4 और 7 में से 1, ठीक है 64 ही आता है। अब दोनों साइड पे आप स्क्वायर रूट ले लें, स्क्वायर रूट ऑफ y स्क्वायर और स्क्वायर रूट ऑफ 64, तो y इज इक्वल टू +-8। तो यहाँ पे भी आप इसको सेपरेट करें, y इज इक्वल टू 8 एक आंसर, y इज इक्वल टू 8
ये एक आंसर आ गया आपके पास, ठीक है, और y इज इक्वल टू -8। अब आप गौर से देखें तो ये क्या आ गया, नेगेटिव, लेकिन हमें तो चाहिए पॉजिटिव नंबर, तो इसको क्या कर देंगे, निगलेक्ट, ठीक है। तो जो नंबर हमें चाहिए थे, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, वो कौन कौन से नंबर हैं, एक 8 एंड दूसरा 9। तो आप देख सकते हैं कि हमें जो दोनों नंबर मिले हैं वो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, कंसेक्टिव है, 8 एंड 9, ठीक है। अब आप इसका स्क्वायर लें, इनको ऐड करें तो आपके पास चेक कर सकते हैं आपके यहाँ 145 ही आएगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को दूसरे मेथड से भी खुद कर सकते हैं। ये देखें कि पहला नंबर x और फिर दूसरा x + 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 45। इस मेथड से आप इसको खुद करके देखिएगा, ठीक है, क्योंकि कंडीशन एक और गिवन थी जिसकी वजह से फिर मैंने इसको x और y में सोल्व किया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसको डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में है, अ बॉल इज थ्रोन अपवर्ड, एक बॉल है जिसको ऊपर की तरफ फेंका जा रहा है। इट्स हाइट, उसकी जो हाइट है वो कितनी है, h ऑफ t इन मीटर्स, ठीक है, मीटर्स में गिवन है। आफ्टर t सेकेंड्स इज मॉडल्ड बाय, यानी कि उसकी हाइट को ना एक फंक्शन से रिप्रेजेंट किया गया h ऑफ t से, ठीक है, t का जो फंक्शन है, टाइम का जो फंक्शन है। अगर इसमें हम t की जगह वैल्यू पुट करें तो हम उसकी हाइट फाइंड कर सकते हैं बॉल की। आगे तो इस फंक्शन को ना हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि h ऑफ t, एक नीचे लिखते हैं h ऑफ t इज इक्वल टू -5t² + 20t + 2। ये हमने फंक्शन लिख लिया। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द टाइम, हमने टाइम फाइंड करना है। व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड, अब आप सपोज करें, जैसे देखें कि बॉल है, उसको हमने फेंका, इस तरह ऊपर फेंका, तो यहाँ तक सपोज करें वो बॉल आई, फिर वहाँ जाके वो नीचे भी आएगी, ठीक है। तो हमने बताना है कि जब वो बॉल, सपोज करें कि ये ग्राउंड है, ग्राउंड के साथ टकराएगी तो हमने उसकी हाइट फाइंड करनी है। स्टूडेंट, आपको अच्छे से पता है कि जब हम किसी चीज़ को ऊपर फेंकते हैं तो वो दोबारा नीचे भी आएगी, और जब कोई चीज़ ज़मीन पे पड़ी हो या ज़मीन के साथ टकरा जाए तो उसकी जो हाइट होती है वो क्या होती है, 0, ठीक है, क्योंकि उसने अपवर्ड कोई डिस्टेंस ही नहीं कवर किया। तो हमने यहाँ पे लिख लिया, व्हेन ए बॉल हिट द ग्राउंड देन इट्स हाइट इज, तो उसकी हाइट क्या होगी, 0, ठीक है। तो हम यहाँ पे फिर क्या करेंगे, इस फंक्शन में पुट कर देंगे हाइट ऑफ t इज इक्वल टू 0। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं कि जब भी आपके पास कोई भी चीज़ जो ज़मीन के साथ टकराए तो उसकी जो हाइट है वो क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। यानी हमें किसी ऐसी चीज़ की हाइट फाइंड करना हो जो कि ज़मीन के साथ टकरा जाए या फिर ज़मीन पे ही पड़ी हो, आप ये समझ लें, ठीक है। अब इसमें 0 पुट करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू -5t² + 20t + 2। अब इसमें से आप क्या करें, इन सारी टर्म्स को ले आएँ इधर, ये हो जाएगा 5t² - 20t और माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। यानी ये इधर आके क्या हो गया, क्या इसको बोलते हैं, ये इधर आके प्लस हो गया, ये इधर आके माइनस हो गया, और ये वाली टर्म भी उधर जाके माइनस हो गया, और 0 इधर भी जैसा था उधर भी जाके वैसे ही रहा। तो अब हमने इसकी करनी है फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन तो नहीं होगी, और हम बल्कि इसके बनाते हैं फैक्टर्स। तो a यहाँ पे है 5, b है -20 और c की जो वैल्यू है वो है -2। तो ये जो है ना, हम यहाँ पे ये भी लिख लेते हैं, इट इज़ क्वाड्रेटिक, ये जो इक्वेशन है ना ये क्वाड्रेटिक है, इट इज़ क्वाड्रेटिक इन t, ये t में क्वाड्रेटिक है, तो इस वजह से फॉर्मूला भी किस में लगेगा, t में ही लगेगा। हम यूज्ड हुए होते हैं x लिखने के, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया। तो -b + -b² - 4ac डिवाइड बाय 2a। अब इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, और वैल्यूज़ पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो फाइनल आंसर होगा। तो वैल्यूज़ पुट करते हैं हम यहाँ पे, t इज़ इक्वल टू -b की जगह आ गया -t, ये देखें इस b की जगह मैंने ये -20 लिख दिया। फिर उसके बाद +- b² का मतलब है -20 का स्क्वायर, -4 इंटू a की वैल्यू कितनी है, ये 5 मल्टीप्लाई बाय c की वैल्यू कितनी है, -2 और डिवाइड बाय 2 इंटू a यानी 2 इंटू 5, ये वैल्यूज पुट कर दी। तो t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +20 + -20 का स्क्वायर कितना होता है, यहाँ पे हम एक लाइन छोड़ के लिखते हैं, t इज इक्वल टू +20 + -20 का स्क्वायर, -20 का स्क्वायर कितना आ गया, 400। और इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा प्लस का 40, यानी 4 5 20 और 20 को 2 से किया तो 40 और डिवाइड बाय 10। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, t इज इक्वल टू 20 ± ये हो जाएगा 440 डिवाइड बाय 10। अब आप इसको जो है 2 दफ़ा लिख लें, 20 ± 420, प्लस वाला अलग कर लें और माइनस वाला अलग कर लें, 20 + 440 डिवाइड बाय 10, और दूसरे को हम लिख लें t इज इक्वल टू 20 - 440 डिवाइड बाय 10। अब जब हम इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 4.1 राउंड ऑफ करके, ठीक है, और इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -0.1 राउंड ऑफ करके। अगर आप देखें तो ये जो है ये क्या है, नेगेटिव, तो इस वजह से हम इसको निगलेक्ट करेंगे क्योंकि टाइम नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और ये जो है ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक है।
तो क्वेश्चन में इसके साथ सेकंड भी लिख लेंगे यानी उसका यूनिट। तो क्वेश्चन में देखिए ये पूछा जा रहा था फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड करके दें व्हेन द बॉल हिट द ग्राउंड, तो इतना टाइम लगेगा, ठीक है। ये 4.1 सेकंड टाइम ये आ गया जो कि हमें रिक्वायर्ड था, ठीक है। अब चलते हैं जी नेक्स्ट पेज पे और वहाँ करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास, द स्टॉपिंग डिस्टेंस dx इन मीटर्स ऑफ अ कार ट्रेवलिंग एट x किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इज मॉडल्ड बाय dx, यानी आपको एक डिस्टेंस का एक फंक्शन गिवन है जिसको हमने यहाँ पे लिख लिया, ठीक है जी। और उसके बाद देखें इसमें क्या कहा जा रहा है, इफ़ दिस स्टॉपिंग डिस्टेंस इज 30 मीटर, यानी कि आपको dx की वैल्यू गिवन है, यानी हम यहाँ पे क्या कर देंगे dx की जगह 30 पुट करेंगे, ठीक है। ये देखें ये आपको स्टॉपिंग डिस्टेंस का फंक्शन गिवन है और स्टॉपिंग डिस्टेंस गिवन है, तो इसमें पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 इज इक्वल टू 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 इंटू एक्स, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए 0.05 एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 एक्स, और इस साइड पर आ जाएगा 0, ये 30 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब हम यहाँ पे ऐसा करते हैं, इन सारे टर्म्स को इधर लिख लेते हैं, 0.05 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 0.4 इंटू एक्स, और फिर उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि ये जो सारा कुछ हमने लिखा हुआ है ना -30 और इज़ इक्वल टू 0, ये हमने स्टैंडर्ड फॉर्म लिख दी। अब इसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर आप देखें तो a की वैल्यू आ गई 0.05, b की वैल्यू आ गई 0.4 और c की वैल्यू आ गई -30। अब ज़रा देख लेते हैं कि हमने करना क्या क्वेश्चन में, क्योंकि हमने यहाँ तक पढ़ा था 30 मीटर तक। फाइंड द स्पीड, ठीक है, स्पीड फाइंड करनी है ऑफ द कार, और स्पीड यहाँ पे किससे रिप्रेजेंट की जा रही है, x से, यानी आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें कि आपकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो किस में है, x वेरिएबल में, तो इसका मतलब है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला भी किसका लगेगा, x का ही लगेगा। तो लगाते हैं फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाय 2a। अब इसमें वैल्यूज पुट करते हैं, x इज इक्वल टू इस -b की जगह क्या आ जाएगा -0.4 प्लस माइनस 0.4 का स्क्वायर, 0.4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की जगह क्या लिख देंगे 0.05, ये वाली वैल्यू ए की, और सी की जगह -30। इसको अब स्क्वायर रूट को एक्सटेंड करके यहाँ तक लेके आए, ठीक है। अब डिवाइड बाय, डिवाइड में क्या लिखेंगे 2 इंटू ए की जगह 0.05। अब इसके बाद इसकी थोड़ी सी कैलकुलेशन करते हैं और वो देखते हैं कैलकुलेशन कैसे करनी। x इज इक्वल टू -0.4 वैसे का वैसे, और यहाँ पे हम क्या करेंगे 0.4 का स्क्वायर कितना आएगा 0.16, ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस। अब इन तीनों को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे ना 4, 0.05 और 30 को, तो इससे आपको आंसर मिलेगा 6, डिवाइड बाय इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस यहाँ पे छुप गया, इससे आंसर आएगा 0.1। तो x इज इक्वल टू -0.4 प्लस माइनस इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इससे आपका जो आंसर है वो आएगा 6.16 और डिवाइड बाय 0.1। तो x इज इक्वल टू -0.4, जब आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आ जाएगा 2.48 डिवाइड बाय 0.1। अब यहाँ से हम -0.04 प्लस 2.48 डिवाइड बाय 0.1 ये एक लिख दिया, और x इज इक्वल टू -0.4 प्लस 2.48 डिवाइड बाय 0.1 एक लिख दिया। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो इसका आंसर हम कैलकुलेटर से करते हैं -0.4 और प्लस 2.48, तो इसका आंसर आ गया 2.08 डिवाइड बाय 0.1 डिवाइड बाय 0.1। तो इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू 20.8, ये x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब दूसरी जो वैल्यू है वो उसको कैसे सॉल्व करेंगे वो भी ज़रा देखते हैं हम कि उससे आपके पास क्या आंसर आएगा। जब आप उसको सॉल्व करेंगे तो ये हमने क्या फाइंड की है, बेसिकली ये हमने फाइंड की है स्पीड, तो इसके साथ लिखेंगे किलोमीटर पर आवर। तो इसमें अब आप यहाँ पे देखें कि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा -2.88 डिवाइड बाय 0.1, -2.88 डिवाइड बाय 0.1, और जब हम इसको कैलकुलेटर से डिवाइड करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा 2.88 डिवाइड बाय 0.1, तो इसका आंसर आएगा 28.8, और जो कि क्या है माइनस का, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट करेंगे। क्यों निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है। और इसके साथ जो है हम यहाँ पे यूनिट लिख लेते हैं। यूनिट हमने कौन सा लिखना है, किलोमीटर पर आर। क्यों किलोमीटर पर आर लिखा है, क्योंकि ये स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। तो ये स्पीड आपके पास यहाँ पे ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इसको हम इग्नोर करेंगे, निगलेक्ट करेंगे, क्योंकि ये नेगेटिव है और स्पीड जो है वो
स्पीड जो है वो नेगेटिव नहीं होती तो क्या होगी, पॉजिटिव। तो ये आपका इस तरह क्वेश्चन नंबर 14 भी है जो सिंप्लीफाई हो गया। अब इसका लास्ट क्वेश्चन आ गया क्वेश्चन नंबर 15। जी स्टूडेंट, तो नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 15 जो कि इस एक्सरसाइज का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन की सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ेंगे। अ वैल्यूएबल स्टैम्प, ठीक है, 4 सेंटीमीटर वाइड एंड 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो यहाँ पे मैंने एक जो है वो स्टैम्प बना ली है जो कि 4 सेंटीमीटर जिसकी विड्थ है और 5 सेंटीमीटर जिसकी लेंथ है। उसके बाद ये कहा जा रहा है द स्टैम्प इज टू बी माउंटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, यानी कि सपोज करें कि ये आपके पास एक पेज है, ठीक है, और इस पेज के ऊपर ना हमने इस तरह से स्टैम्प लगानी है, ये कहा जा रहा है, ठीक है। दोबारा से फिर इसको देख लें। द स्टैम्प इज टू बी माउंटेड ऑन ए शीट ऑफ पेपर, यानी इस स्टैम्प को आपने किसी पेपर पे, किसी शीट पे आपने माउंटेड करना है, यानी कि लगाना है या फिक्स करना है या पेस्ट करना है या मोहर लगानी है जिसको आप उर्दू में कहते हैं, ठीक है। दैट इज 5.5 टाइम्स द एरिया ऑफ द स्टैम्प। ये एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गिवन है, यानी कि ये जो स्टैम्प है ना, ये जिस पेज पे आप लगाएंगे, थोड़ा मैं इसको प्रॉपर्ली बनाता हूँ, ये जिस पेज पे आप लगाएंगे, सपोज करें कि आपने इस पेज पे लगाया, तो ये जो पेज है ना, इसका एरिया इस स्टैम्प के जो एरिया है, स्टैम्प का जो एरिया है उससे कितना है, 5 टाइम्स ज़्यादा है, ठीक है। 5 टाइम नहीं, सॉरी 5.5 टाइम्स, 5.5 टाइम्स, इतना 5.5 टाइम्स। आगे देखते हैं। आगे ये कहा जा रहा है डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ द पेपर, यानी ये जो पेपर इसकी डायमेंशन फाइंड करनी है, यानी आपने ये फाइंड करना है विड्थ उसकी इस पेपर की और इसकी लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है जी। उसके बाद दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टैम्प। अब ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि इस तरह से आप ये स्टैम्प उस पेज पे लगाएंगे, ठीक है, कि अगर आप वो जो स्टैम्प लगी होगी उस स्टैम्प को, अगर आप उस स्टैम्प को इधर से मेजर करें उसका डिस्टेंस, यानी ये स्टैम्प है ना, तो पेज के इस तरफ जाएं या फिर इधर जाएं या फिर इधर जाएं या फिर इधर जाएं, तो हर तरफ से आपके पास जो है उसकी वैल्यू या उसका जो डिस्टेंस है वो इक्वल आना चाहिए। दोबारा फिर ये लाइन एक दफ़ा देख लें। डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ द पेपर, यानी इस पेपर की डायमेंशन मीन ये विड्थ और ये उसकी लेंथ फाइंड करनी है। दैट विल इंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर, जो कि ये इस बात को इंश्योर करे कि यूनिफॉर्म बॉर्डर हो अराउंड दी स्टैम्प, यानी इस स्टैम्प के अराउंड, यानी कि आप इधर से डिस्टेंस मेजर करें, इधर से मेजर करें, इधर से मेजर करें, इधर से, तो वो इक्वल हो। तो वो कब पॉसिबल होगा स्टूडेंट, जब उस स्टैम्प को आप पेपर के सेंटर में लगाएंगे, तो तभी तो पॉसिबल होगा ना कि आप हर तरफ से डिस्टेंस इक्वल होगा, ठीक है। अगर आप ऊपर लगाएंगे या ज़्यादा नीचे करके लगाएंगे तो एक साइड से लेंथ ज़्यादा हो जाएगी, एक साइड से लेंथ कम हो जाएगी, ठीक है जी। तो आई होप आपको इस सिचुएशन समझ आ गई होगी। अब इसको थोड़ा सा मैं नीट करके लिखता हूँ और फिर हम आगे इसको कंटिन्यू करते हैं। जी स्टूडेंट, तो हमने इसे नीट करके लिख लिया। इसमें डायग्राम में देखें कि ये जो आपको नज़र आ रहा है ये मैंने बनाई है स्टैम्प, ठीक है, और ये जो ब्लैक से जिसकी बाउंड्री नज़र आ रही है ये वो पेज है जिस पे हमने इसको पेस्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखें, क्वेश्चन मैंने आपको समझा दिया था सारा, उसकी डिटेल भी समझा दी। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अब यहाँ पे आप देखिए डायमेंशन ऑफ दी स्टैम्प, ये जो डायमेंशन ये जो हमने स्टैम्प बनाई थी उसकी डायमेंशन क्या थी कि उसकी जो विड्थ थी वो 4 सेंटीमीटर थी और उसकी जो लेंथ थी वो 5 सेंटीमीटर थी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि उसकी जो डायमेंशन थी वो थी 5 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर। तो अगर आपको इसकी डायमेंशन पता है तो फिर इसका एरिया क्या होगा, इसका एरिया होगा 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। अब दोनों को मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इस वजह से मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि ये रेक्टेंगल शेप है और रेक्टेंगल शेप का जो एरिया होता है वो 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, यानी लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। ये एरिया को आपने जो है इस पे फोकस करना है। आगे देखें, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन था कि द स्टैम्प इज टू बी माउंटेड ऑन अ शीट ऑफ पेपर, यानी उस स्टैम्प को आप जिस पेपर पे लगाएंगे उसका जो एरिया है वो 5.5 टाइम्स का मतलब 5.5 टाइम्स ज़्यादा है किससे, द एरिया ऑफ द स्टैम्प से। तो अगर मैंने यहाँ पे देन लिख दिया अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन क्या है कि आपने अगर पेपर का एरिया फाइंड आउट करना है, पेपर का एरिया फाइंड आउट करना है, तो वो कितना एरिया होगा, वो एरिया होगा कि जितनी आपकी स्टैम्प का एरिया है, ठीक है, स्टैम्प का जितना एरिया है विच इज़ 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको आप 5.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे क्योंकि ये इतना ज़्यादा एरिया इसे। तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स आपके पास इसका आंसर आएगा 110 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। हमने क्या फाइंड करना है, डिटरमिन दी डायमेंशंस, तो डायमेंशन फाइंड करनी है ऑफ द पेपर। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया कि डायमेंशन ऑफ द पेपर फाइंड करना है, उसमें एक लेंथ होगा और दूसरा विड्थ होगा। फिर उसके बाद यहाँ पे देखें एंश्योर अ यूनिफॉर्म बॉर्डर अराउंड द स्टैम्प, ये बात जो है मैंने आपको समझा दी थी। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो हमने इसको स्टैम्प को, जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि सपोज करें कि ये स्टैम्प है
और ये वो पेज है। तो आपने इस स्टैम्प को पेज के ऐसे हिस्से पे लगाना है कि आप इधर से डिस्टेंस मेजर करें, इस साइड से या इस साइड से या इस साइड से, हर तरफ से जो डिस्टेंस है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो वो तभी पॉसिबल होगा ना जब हम उस स्टैम्प को उस पेज के सेंटर में लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैंने स्टैम्प लगा दी यहाँ पे। ठीक है, ये स्टैम्प लगा दी। तो अब देखें यहाँ पे इस स्टैम्प को हम पेज के लगाएंगे सेंटर में। तो सेंटर में लगाएंगे तो उसके बाद ये देखें यहाँ पे मैंने एक लाइन लिखी हुई है, लेट एक्स बी द विड्थ ऑफ द यूनिफॉर्म बॉर्डर। ठीक है, ये इसके इधर जो है इसका बॉर्डर आ गया। तो आप देखें ये जो है यहाँ पे ये है वो पेज। ठीक है, अब आपने स्टैम्प को लगाया सेंटर में। तो यहाँ पे देखें कि ये वाला जो पार्ट है, ये यहाँ पे देखें ये डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाला देखें इसको सबको, ये। तो इसको अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे देखें हमने फाइंड बेसिकली करनी है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये डायमेंशन फाइंड करनी है। तो इस डायमेंशन में जो इतना पार्ट है ये वाला, ये स्टैम्प की क्या है आपके पास, विड्थ थी। तो इसमें ये वाला पार्ट भी एक्स्ट्रा है, ये ऊपर वाला, और ये वाला पार्ट भी एक्स्ट्रा है। ये पार्ट किसके इक्वल है, मैंने एक्स के इक्वल लेट किया हुआ है, ये वाला पार्ट एक्स के इक्वल। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 4 + 2x। ये मैंने इस साइड पे बनाया हुआ है, दूसरी साइड पे उधर से मैं आपको दिखाता हूँ ताकि उधर से आपको क्लियरली पता चले कि करना क्या है। ठीक है, क्योंकि हमने बेसिकली डायमेंशन फाइंड करनी है पेज की। तो पेज की अगर आप एक साइड देखें तो वो बनती है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो उसमें यहाँ से लेके यहाँ तक ये लेंथ कितनी है x, और ये वाली लेंथ कितनी है 4, और ये वाली कितनी है x। तो टोटल कितनी लेंथ होगी यहाँ से लेके यहाँ तक, ये होगी 4 + 2x, 4 + 2x। ठीक है जी, एक तो यहाँ पे हमने ये लिखना है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो लेंथ है वो आपने बल्कि पहले विड्थ मैंने आपको बताई है, वो है 4 + 2x सेंटीमीटर। फिर उसके बाद देखें कि स्टैम्प जो है वो उसकी लेंथ है यहाँ तक, लेकिन आपको डायमेंशन या लेंथ फाइंड करनी है पेज की जो कि यहाँ तक है। ठीक है, ऐसे ही है। अब जब आपने स्टैम्प को लगा दिया तो अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पे ये इतनी सी सिर्फ लेंथ है जो कि है स्टैम्प की। तो उसमें ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, ये इतना, और ये वाला पार्ट भी एक्स्ट्रा है। ये इन दोनों को मैं ज़रा हाईलाइट करता हूँ। ये देखें इतना पार्ट एक्स्ट्रा है यहाँ से यहाँ तक, और ये वाला पार्ट है यहाँ से यहाँ तक। तो ये आपने विड्थ को क्या सपोज किया x, तो ये भी कितना होगा x, इसी तरह ये भी x। तो ये टोटल कितना हो गया 5 + 2x। तो लेंथ जो है वो पेज की वो कितनी होगी 5 + 2x। तो ये भी हमने यहाँ पे लिख दी और इसको हम करेंगे फाइंड। ठीक है जी, आई होप ये डाटा और ये डायग्राम आपको समझ आई होगी। अब हमने क्या करना है, अब हम इसका लिखेंगे एरिया और उसकी हेल्प से इसको क्या करेंगे, फाइंड करेंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे, बाकी का मेथड कर रहा हूँ, नाउ एरिया ऑफ द पेपर, एरिया ऑफ द पेपर ये किसके इक्वल होगा, एरिया की जो लेंथ है वो और एरिया पेपर की जो लेंथ है वो और उसी की जो विड्थ है वो। तो एरिया ऑफ द पेपर जो कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया था वो यहाँ पे आप पुट कर दें 110 सेंटीमीटर स्क्वायर। और लेंथ कितनी है, लेंथ है 5 + 2x मल्टीप्लाई बाय ये कितना है 5 प्लस बल्कि इसके साथ सेंटीमीटर वगैरह भी लिखते हैं, मैंने यहाँ पे आपको कुछ बताना है, यहाँ पे लिखते हैं सेंटीमीटर, सही हो गया, और मल्टीप्लाई बाय विड्थ की जगह 4 + 2x सेंटीमीटर। ये दोनों सेंटीमीटर इससे कट हो गए तो आपके पास आ गया 110 इज इक्वल टू, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले चले यहाँ से लिखते हैं 5 + 2x मल्टीप्लाई बाय 4 + 2x। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आ जाएगा 20। 5 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 2x से तो 10x आएगा, 2x को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8x आएगा, 2x को 2x से मल्टीप्लाई किया तो 4x²। इस साइड पर आ जाएगा 0, 4x², ये दोनों कितने हो गए +18x और +20 और 110 इधर आके माइनस, इस साइड पे आके माइनस। तो इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 4x² + 18x - 90 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन ले लेते हैं, 2x² + 9x - 45 इज इक्वल टू 0। तो 2x² + 9x - 45 इज इक्वल टू 0 डिवाइड बाई 2 जो कि किसके इक्वल होगा 0 के। अब नेक्स्ट हमने इसी इक्वेशन को सोल्व करना है और x की वैल्यूज निकालनी है। तो 2x² + 9x - 45 इज इक्वल टू 0 हमने इसके करनी है फैक्टराइजेशन, फैक्टर्स बन जाएंगे। ये देखें लीडिंग कोफिशिएंट को आप कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करें, 2 मल्टीप्लाई बाय -45 तो आंसर आया -90। अब मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जिनको मैं मल्टीप्लाई करूं तो -90 आए और उन्हीं दोनों नंबर्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से +9 आए। तो फैक्टर्स बनाते हैं, थोड़ी देर के लिए आप ये माइनस साइन को भूल जाएं। तो 90 को हम डिवाइड करते हैं 1 के टेबल पे तो आंसर आएगा 90। इस 90 को और 1 को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने से ये मिडल वाली टर्म नहीं आ रही यानी 9, तो ये हो गया गलत। फिर 90 को जब आप 2 के टेबल पे करेंगे तो आंसर आएगा 45। इसी तरह इस 45 और 2 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से ये 9 मिडल टर्म वाला नहीं आ रहा। फिर उसके बाद जी
90 को जब हम डिवाइड करेंगे 3 के टेबल पे, तो 3 के टेबल पे डिवाइड करने से क्या आएगा, 30 आएगा। और इस 30 को जब हम 3 के साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट करेंगे तो उससे भी 9 नहीं आएगा। फिर 90 को जब हम 4 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, और 4 के टेबल पे ये डिवाइड नहीं होगा। 90 को जब हम डिवाइड करेंगे 5 के टेबल पे तो 5 1 ज़ा 5 और 5 8 ज़ा 40, तो इन दोनों को भी ऐड या सब्ट्रैक्ट करने से 9 नहीं आ रहा। फिर 90 को हम डिवाइड करेंगे 6 के टेबल पे, तो 6 के टेबल पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 15। ठीक है, अब 16 में 5 ऐड करें तो 21, और 16 में से 15 में से 16 सॉरी मैंने बोल दिया, 15 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा 9। तो देखें अब आपको ये नंबर मिल रहा है 9। ठीक है, अब मसला ये है कि मुझे जो 9 है वो चाहिए प्लस का, तो इसका मतलब मुझे प्लस 15 लिखना होगा और माइनस का 6 लिखना होगा। तो प्लस 9 आ गया, एक कंडीशन तो मेरी फुलफिल हो रही है ये वाली। अब जरा इन दोनों को मल्टीप्लाई भी करें, प्लस का 15 और माइनस का 6, जिससे आंसर आएगा -90, तो ये कंडीशन भी पूरी हो रही है। तो हमें फाइनली फैक्टर्स मिल गए। अब वो फैक्टर्स यहाँ पे लिखते हैं और इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x², एक फैक्टर हमें मिला प्लस का 15x और दूसरा फैक्टर मिला माइनस का 6x -45 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को जब सिंप्लीफाई करेंगे तो इनमें से x कॉमन आएगा तो बाकी रह जाएगा 2x + 15। यहाँ से माइनस कॉमन ले लें 6, और 45 में से क्या कॉमन है 3, तो 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 6 आए तो 2, 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 6 आए 2, और x भी आएगा साथ, ये माइनस और ये माइनस मिलके हो गए प्लस, और 3 का टेबल कहाँ तक पढ़ें तो 45 आए 15 इज इक्वल टू 0। अब अगर देखें ये और ये वाला जो पार्ट है ये आ गया कॉमन। ठीक है, ये और ये पार्ट आ गया कॉमन, तो इसको लिखेंगे एक दफ़ा 2x + 15, और यहाँ पे रह गया x और इधर आ गया माइनस का 3 इज इक्वल टू 0। बाकी हम करते हैं यहाँ पे, तो बाय यूजिंग जीरो प्रोडक्ट प्रॉपर्टी 2x + 15 इज इक्वल टू 0, एक तो ये वैल्यू होगी, और x + 3 इज इक्वल टू 0, x - 3 इज इक्वल टू 0। तो 2x इज इक्वल टू -15, x इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 2। अब स्टार्ट पे अगर आप देखें तो x को हमने क्या कहा हुआ था, विड्थ कहा हुआ था। इस लाइन को अगर आप पढ़ें, लेट x बी द विड्थ ऑफ द यूनिफॉर्म बॉर्डर, वो तो यूनिफॉर्म बॉर्डर था उसकी विड्थ को हमने x कहा हुआ है, तो इसलिए इसको करेंगे इग्नोर, क्योंकि लेंथ या विड्थ कभी भी नेगेटिव नहीं होगी। तो x इज इक्वल टू 3, ये आपके पास आ गया आंसर। ठीक है, लेकिन हमें क्या फाइंड करना है, लेंथ फाइंड करनी है उस पेज की, पेपर की, और विड्थ, तो इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो जो लेंथ है, लेंथ वो किसके इक्वल थी 5 + 2x, तो ये हो जाएगा 5 + 2 × 3, तो ये हो जाएगा 6 + 5 11 सेंटीमीटर, ये लेंथ आ गई उसकी। और विड्थ जो है, विड्थ किसके इक्वल थी 4, विड्थ किसके इक्वल है 4 + 2x, तो ये हो जाएगा 4 + 2 × 3, तो 6 + 4, तो ये आ गया 10 सेंटीमीटर। तो ये हमने उस पेज की या पेपर की लेंथ और विड्थ दोनों फाइंड कर ली, और यही हमारा रिक्वायर्ड सोल्यूशन था। आई होप जो डिस्कशन की हमने इस क्वेश्चन में, जो डिटेल मैंने बताने की कोशिश की, वो आपको समझ आई होगी। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसी के साथ ही स्टूडेंट आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे होता है कंप्लीट, और मैं उम्मीद करता हूँ कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाने की कोशिश की वो आपको समझ आई होंगी। कहीं कुछ थोड़ी बहुत मिस्टेक भी हुई होगी लिखने में, बोलने में, तो उसके लिए मैं मादरत चाहूँगा और कोशिश करूँगा आइंदा वो मिस्टेक ना हो। आपको कोई भी कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर गिवन है, तो उधर आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर की जो मिसलिनियस एक्सरसाइज है उसे सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।